नमस्कार दोस्तों, NI30 स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच डिस्कस करने वाला हूँ क्लास 12th के सब्जेक्टिव टॉपिक, जिसमें 2 मार्क और 5 मार्क वाले क्वेश्चन जितने आते हैं उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन, और साथ में हम कुछ ऑब्जेक्टिव के पार्ट भी देख लेंगे इसके साथ। लेकिन आज जो होने वाला है सेशन वो हमारा महामैराथन सेशन है। इस सेशन में पूरा 12th फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, जो इस बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस लेक्चर की ओर। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, इस PDF का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। आइए बिना देरी के बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ से आता है इंपॉर्टेंट, 2 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता मतलब आवेश का योग किसे कहेंगे। इसको रीड करते हैं। बोल रहा है आवेश का योगात्मक वह गुण है जो या जिसमें किसी सिस्टम का कुल आवेश उसके विभिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। यदि कोई सिस्टम है इस प्रकार का, उसमें बहुत सारा चार्ज है, और इन सारे चार्जों के समेशन को ही क्या कहा जाता है, एडिशन ऑफ चार्ज, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। ठीक, तो मान लीजिए कि यदि कोई सिस्टम में n आवेश की संख्या Q1 Q2 Q3 है इस प्रकार से, तो कुल आवेश की संख्या क्या होगा, तो Q बराबर टोटल चार्ज का क्या कर देंगे, हम सम कर देंगे। तो हमारा पहला टॉपिक डिस्कस हो गया। आइए दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट जितना क्वेश्चन है सारे पॉइंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, नोट में ये ऑब्जेक्टिव ले होता है, किसी वस्तु का मास हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी वस्तु का मास हमेशा पॉजिटिव होता है, बट आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। ये जी हो गया। दूसरा यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया। और यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, यदि किसी चार्ज का कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसका मास घटता है, और जब कोई पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लेता है तो उसका मास बढ़ता है, यानी कि वो इंक्रीज करेगा, यदि देगा तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक, आते हैं दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण किसे कहेंगे, तो किसी सिस्टम में कुल चार्ज यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात कुल चार्ज नियत रहता है। यही चार्ज के संरक्षण का सिद्धांत है। यानी कहने का अर्थ ये है कि कोई सिस्टम जो होता है उसमें कुल चार्ज हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है, और उसमें जितना टोटल चार्ज रहता है, उन टोटल चार्ज हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। जितना चार्ज है उसमें उतना हमेशा रहेगा, यानी कि वो फिक्स है। दूसरा पॉइंट है हमारा, चार्ज को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यानी कि इस सिस्टम में जो कोई चार्ज रहता है वहाँ पर चार्ज को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, न ही चार्ज को नष्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अर्थात किसी सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। हो गया यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस खत्म। आगे आते हैं हम। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी। ये पॉइंट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट। ये है कि यानी कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम पे क्या था, एक यूरेनियम पे आपको चार्ज दिया हुआ था, मतलब उसका एटॉमिक संख्या इतना था और भार इतना हो गया, और इसको जब थर्मियम कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 90 हो गया। तो यहाँ पर कितना एटम का कमी हुआ, तो 2 एटम का कमी हो गया, और 2 एटम का कमी हुआ तो कितने मास का कमी, तो 2 4 का। तो ये हो गया नंबर ऑफ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितना था, 92। यहाँ पर कितना है इलेक्ट्रॉन, 92, और यहाँ पर कितना है 90। तो कितना इलेक्ट्रॉन कमी हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन। वो 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन में। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये भी सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला आता है क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो यहाँ पर होता है, यह आवेश का वह गुण होता है, यानी कोई जो आवेश होता है, यह आवेश का वह गुण है जो प्रकृति में पाए जाने वाले किसी वस्तु का आवेश मूल आवेश के पूर्ण गुणज होता है। यानी कि उसका जो मूल आवेश रहता है उसका पूर्ण गुणज होता है। और यहीं पर फॉर्मूला बनता है Q बराबर Ne का। ये हो गया N इलेक्ट्रॉन और Q, और ये N नंबर ऑफ कितना उसमें आवेश है वो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल में किसी वस्तु पर आवेश का मात्रा इलेक्ट्रॉन चार्ज के पूर्ण गुणज होता है। तो इलेक्ट्रॉन बराबर, तो ये आप एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 E बराबर, तो 1.6 × 10⁻90 कूलम होता है। एन हो गया इंटीजर। एन जो यहाँ पर होगा हमेशा इंटीजर होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, बट्टे वाला नंबर नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कि मान लीजिए किसी सिस्टम में 4 आवेश है, तो वहाँ पर Q बराबर कितना होगा टोटल, तो Q बराबर क्या कर देंगे, 4 गुना N ही कर देंगे, N का नंबर वैल्यू रख देंगे, वहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे आते हैं। अगला आता है हमारा यहाँ से 5 मार्क में क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, और 2 मार्क में भी क्वेश्चन आ जाता है। ये कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, तो कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं।
पूरा इसका पूरा डिस्कशन करेंगे। दो बिंदु आवेश के बीच, दो बिंदु आवेश होगा, एक इधर एक इधर, दो बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल एवं विकर्षण बल दोनों आवेश के परिणाम के सीधे गुणनफल का सीधा समानुपाती। यहाँ पर जो एक आवेश रहेगा और यहाँ पर जो आवेश रहेगा Q1 Q2, इन दोनों आवेश के गुणनफल के सीधा समानुपाती, यानी कि F जो होगा ये Q1 इंटू Q2 का सीधा समानुपाती, और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसके बीच के दूरी जो होगा, यानी कि इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी r होगा, तो उसका उसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², यानी कि F जो होगा यहाँ पे वो F जो होगा 1/r² के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। उसी चीज़ को यूज करके इसको सिद्ध करेंगे कूलम्ब बल को। यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया। तो एक यहाँ पर एक ले लिए लाइन, इस प्रकार से एक कलर चेंज करने दीजिए। ये एक यहाँ पर चार्ज ले लिए, एक चार्ज यहाँ पर ले, Q1 इधर Q2 इधर ले लिए, और उन दोनों के बीच का दूरी r ले लिए हैं, और एक इधर FC लग रहा होगा, एक F इधर लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है सेंटर की ओर लग रहा है, इस बीच पे पॉइंट पे दोनों फोर्स लग रहा था ये। और यहाँ पर जो दोनों चार्ज था वो फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था और उसके दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, उन इक्वेशन से आपको F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 अपन r²। फिर यहाँ पर समानुपाती नियतांक को हटाएंगे तो K लाएंगे, और इसके का वैल्यू हो जाता है आपको 1/4πε0 होता है। फिर यहाँ पर उसका वैल्यू पुट करेंगे, और K हमारा एक समानुपाती नियतांक है, इस चीज़ को डिस्क्राइब किए हैं, और यहाँ पर K का वैल्यू लिख दिया। और कभी कभी इस K का वैल्यू भी पूछ लेता है, K का नहीं पूछता डायरेक्ट, वैसे लिखता है 1/4πε0 का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक, उसके बाद कूलम्ब साहब के द्वारा दिए गए प्रायोगिक मान समीकरण 1 में रखने पर वो जो मान दिया गया 1/4πε0 उसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये हो गया। तो F बराबर क्या निकल जाएगा यहाँ पर 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r², ये हो गया। यहाँ पर E0 क्या है, E0 है एक परमेबिलिटी मीडियम है जो किसी माध्यम को दर्शाता है। ठीक, हवा या निर्वात के सापेक्ष प्रवृत्ति का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, हवा में हमेशा 1 होता है। अब इसे किसी दूसरे मीडियम में रखेंगे तो वहाँ पर अलग अलग वैल्यू का एक पॉइंट और आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि E0 का वैल्यू कितना होता है। E0 का वैल्यू आपको ये हो जाता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसका SI मात्रक निकाल दिए हैं। E0 का SI मात्रक क्या हो जाता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। कभी कभी इसका डायमेंशन भी पूछ लेता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का पार्ट हो रहा है, सब्जेक्टिव में पूरा ड्राइव कर दीजिए, यहाँ तक ड्राइव कर दीजिएगा, यहाँ तक, और इस चीज़ को लिख दीजिएगा साथ में, तो आपको 2 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। अगर 5 मार्क पूछा तो भी आप 2 मार्क लिखा तब उसका परिभाषा लिख करके और फोर्स का डायरेक्ट लिख दीजिएगा, बस उसको ड्राइव मत कीजिएगा। लेकिन अगर 5 मार्क पूछा तो यहाँ तक पूरा ड्राइव कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट। अगला आता है हमारा कूलम्ब के महत्व। कूलम्ब का महत्व, कूलम्ब किस चीज़ पर काम करता है, तो कूलम्ब जो होता है ना, कूलम्ब का नियम 2 स्थिर बिंदु आवेश के लिए मान होता है। मतलब अब कूलम्ब का जो बल था वो क्या था, 2 बिंदु आवेश के लिए मान था, और वो उसमें भी वो स्थिर था, चार्ज मूव नहीं कर रहा था। दूसरा, कूलम्ब का नियम बहुत बड़ी दूरी से लेकर बहुत छोटी दूरियों के लिए उत्तरदायी होता है, अर्थात r बराबर इन्फिनिटी से लेकर r बराबर 10⁻⁻5 मीटर तक के लिए लागू किया जाता है। मतलब छोटे दूरी से लेकर बहुत दूर तक के लिए लागू किया जाता है कूलम्ब का दूसरा नियम बोला। तीसरा नियम होता है, यह क्या होता है, एक सेंटर की तरह नाभिकीय बल लगता है। कूलम्ब नियम या कूलम्ब फोर्स एक नाभिकीय बल होता है जो सेंटर की तरफ लगता है। दूसरा, चौथा पॉइंट है, कूलम्ब बल को गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना किया जाए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल में मास के बारे में करते हैं और यहाँ पर सिर्फ क्या कर लेते हैं, चार्ज के बारे में। वही लिखा है, तुलना किया जा सकता है। लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल 2 द्रव्यमान के बीच लगने वाला बल होता है, और यहाँ पर 2 आवेश के बीच लगने वाला बल होता है। बात खत्म। अगला चीज आता है, कूलम्ब बल 2 बिंदु आवेश के बीच कार्य करता है, लेकिन यह उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। यानी कि यहाँ पर द्रव्यमान पर डिपेंड, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। किस चीज़ पे, चार्ज पे। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो यहाँ से एक आपको क्या कहते हैं, F बराबर एक फार्मूला बन जाता है। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, F बराबर जो होता है Q × E होता है। ठीक, अच्छा, ये Q × E कैसे हो गया, E जो होता है ना आपका विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र रहता है उसके लिए, तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र का यहाँ पर भी एक चीज डिस्कस कर देता है आपको। विद्युत क्षेत्र बराबर होता क्या है, यहाँ पर आपको बताते हैं। E बराबर जो होता है ना, वो होता है 1/4πε0 × Q/r²। ये फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
तो विद्युत क्षेत्र ये होता है। तो अगर इसमें फिर Q से मल्टीपल कर दिए, ये क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। इसीलिए F बराबर हो जाता है Q इंटू ई। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आया होगा आपको। अगला आता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 5 मार्क के लिए। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, या तो 2 मार्क में भी पूछ लेगा। आपको दिया हुआ है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के अंदर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, r दूरी पर किसी बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पर कोई बिंदु आवेश होगा, उसको विद्युत क्षेत्र के अंदर लाएंगे, फिर वो कार्य करेगा। उसके लिए क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम, जो फिगर में आउट किया, फिगर जो यहाँ पर दिया हुआ है उस फिगर के बारे में देखें। दिखाया गया चित्र में एक बिंदु आवेश Q के कारण, यहाँ पर एक Q है, ये Q के कारण कोई बिंदु P है। यहाँ पर एक बिंदु P है, ये दिख रहा होगा आपको, बिंदु P है, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, उस बिंदु को एक परीक्षण आवेश के या इकाई धनात्मक आवेश माना जाएगा। उसको क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो निकालेंगे, यहाँ पर एक प्लस में Q आवेश ले लेंगे 1 कूलम। ठीक, फिर दूसरा बात रखा जाता है, विद्युत क्षेत्र के अंदर इकाई धनात्मक आवेश पर जो बल की दिशा होती है वही विद्युत क्षेत्र की दिशा, जो उधर बल लगेगा वही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी, यानी कि दोनों का सेम डायरेक्शन करेंगे। और यहाँ से आपको फॉर्मूला ड्राइव कर दिए थे। अब बराबर क्या होता है, Q इंटू ई होता है। ई का वैल्यू तो निकालना ही है हमको। तो ई का वैल्यू अगर निकालते हैं तो F का वैल्यू तो आपको पता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। और यहाँ से Q से एक Q कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बराबर 1/4 Q1 अपॉन R स्क्वायर बचेगा। ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये होगा आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाप। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखाते हैं ई से ही। ठीक, तो विद्युत, अब कुछ चार्ज के लिए जैसे Q हो गया, तो अगर एक Q का वैल्यू 1 हो जाए, एक चार्ज का वैल्यू 1 हो जाए, तो फोर्स और विद्युत क्षेत्र तीव्रता दोनों बराबर हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं दूसरा VVI क्वेश्चन है। ये भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब विद्युत बल रेखा क्या होता है। विद्युत बल रेखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, तो विद्युत बल रेखा किसे कहेंगे हम, विद्युत क्षेत्र के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक छोड़े गए इकाई धनात्मक आवेश जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। मतलब हो गया कि कोई सिस्टम हो गया, वहाँ पर आप चार्ज क्या करते हैं, फ्री छोड़ दीजिए, तो क्या करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो जिस मार्ग का अनुसरण करता है उसी मार्ग, मतलब उसी अनुसरण को ही क्या कहा जाता है, विद्युत बल रेखा। ठीक, समझ में आया आपको यहाँ तक। अगला है, विद्युत बल रेखा एक प्रकार का काल्पनिक वक्र रेखा है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। दूसरा बात यहाँ पर बता देता आपको, जैसे हो गया कि इस मार्ग का अनुसरण क्या कोई चार्ज, तो इसके किसी पॉइंट पर यहाँ पर अगर हम खींचेंगे कोई स्पर्श रेखा, तो ये जो दिखाएगा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदान करता है। ठीक, आई होप यहाँ तक क्लियर समझ में आया। और 2 पॉइंट यहाँ पे है कि धनात्मक से यानी कि यहाँ पर अगर कोई धनात्मक चार्ज है तो वहाँ से विद्युत बल रेखा बाहर की ओर निकलता है, और जब ऋणात्मक होगा तो वहाँ पर विद्युत बल रेखा अंदर की ओर आएगा, उस पर अटैक करेगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है कि धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है और ऋण आवेश पर विद्युत बल रेखा जमा होता है। चलिए आगे आते हैं, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आता है ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, आपको VVI में इसको भी कंसिडर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे कभी क्यों नहीं काटते, नहीं काटने क्या कारण है, तो इसका कारण यह है कि विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, यानी किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने से विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। यदि दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कट करता है तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा खींचने से दो विद्युत क्षेत्र की दिशा, मतलब वहाँ पर कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे वहाँ पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त हो। कैसे, इस प्रकार से मान लीजिए कि एक विद्युत बल रेखा, एक विद्युत क्षेत्र ये था, दूसरा इधर से है। अब मान लीजिए इस पॉइंट पर हमको खींचना क्या है, विद्युत बल रेखा। इस पॉइंट पर क्या खींचना है, विद्युत क्षेत्र खींचना है। तो एक इसके लिए हो जाएगा और इस लाइन के लिए ये वाला हो जाएगा। तो एक ही बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र दिख रहा है, विद्युत क्षेत्र नहीं, विद्युत क्षेत्र की दिशा दो, जो इम्पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कि दो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि, आगे लिख दीजिएगा, अतः हम कह सकते हैं कि अतः एक बिंदु पर केवल एक विद्युत क्षेत्र की दिशा संभव है। अतः
दो विद्युत बल रेखा एक दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को लिख लीजिए, एक दूसरे को कभी कट नहीं करती है, बात खत्म। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट में क्या है लिखा हुआ है, वृत्ताकार वलय कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र क्या निकालना है, तीव्रताकार। एक आवेशित वृत्ताकार वलय ले लेंगे जो दिखाया गया चित्र में है, ये वृत्ताकार वलय था और इसके पूरे पृष्ठ पर किस चीज़ को फैला देंगे, चार्ज को फैला देंगे और यहाँ से कुछ दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर निकालना है P। तो इसके लिए हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले इस सर्कल जो बना हुआ है वो लोग इस वलय के बारे में देख लेते हैं और फिर यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर पॉइंट हो गया, यहाँ से डिस्टेंस r है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x मान लिया है। ठीक, फिर आपको एक स्पर्श रेखा इधर से खींचेंगे, एक स्पर्श रेखा एक खींचेंगे और ये दोनों एक दूसरे को कट करेगा, बराबर डिस्टेंस पे, जो इसके लिए हो जाएगा डी कॉस थीटा और इसके लिए भी बनेगा डी कॉस थीटा। ये विद्युत क्षेत्र हो गया और डी कॉस थीटा दोनों मिलेगा तो कितना होगा, 2d कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर में एक बनेगा डी साइन थीटा, क्योंकि ये जिसके साथ एंगल बनाता है उसके लिए चलता है कॉस थीटा और उसके परपेंडिकुलर चलता है साइन थीटा। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे देखिए लिखा हुआ चीज़, दिखाया गया चित्र में r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार रिंग जहाँ पर q चार्ज को विस्तृत किया गया है। वृत्ताकार रिंग के केंद्र पर x दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ हम लोगों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। P बिंदु था उससे बाहर एक, वहाँ पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। फिर D बराबर क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर उसका क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या है, तो 2d cos थीटा, वो जो वहाँ पर निकल रहा था तो क्या निकल रहा था 2d cos थीटा। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले तो इस cos थीटा का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। तो cos थीटा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर जो एक फिगर बन रहा था उस फिगर से देख लीजिए, यहाँ एक फिगर बन रहा है, ये इस फिगर से हमको क्या निकाल लेना है, cos थीटा का वैल्यू निकाल लेना है। cos थीटा ये एंगल जितना उतना ये एंगल अप्रोक्स, ये एंगल से समकोण एंगल लगा लेंगे यहाँ से और ये बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज बनेगा। तो वहाँ से ये r दिया रहेगा, ये x डिस्टेंस दिया रहेगा, वहाँ से cos थीटा निकालेगा। cos थीटा बराबर क्या निकल जाएगा, cos थीटा बराबर निकल जाएगा, निकाला हुआ है यहाँ पर देख लीजिए। cos थीटा बराबर आपको निकल जाएगा x अपॉन, ये भी वैल्यू निकलेगा x अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर के पावर 1/2 यानी कि रूट में है r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और डी बाई आर स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो भी इसी का वे है। ठीक, जो डी को कन्वर्ट कर दी है डी थीटा के रूप में लेकर के। तो कॉस थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अपॉन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही बात है यहाँ पर। फिर इसको पुट करेंगे, जैसे ही पुट करेंगे ये तो चार्ज हो गया, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट होगा, क्योंकि चार्ज के रिस्पेक्ट में चार्ज कहाँ से 0 से लेकर जीरो से लेकर के क्यू तक करेंगे, Q/2 तक हाफ के पहले लेकर लेते हैं, हाफ कर लेंगे। फिर ये कांस्टेंट जो था वो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट जैसे बाहर निकलेगा तो क्यू का यहाँ पर क्यू जैसे ही, तो क्यू का इंटीग्रेशन डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा। और क्यू के लिए एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट रख देंगे, अपर लिमिट रखेंगे तो Q/2 हो जाएगा। फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और वहाँ से वैल्यू इसका प्राप्त हो जाएगा आपको। तो ई बराबर क्या निकलेगा, QX अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अब यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट होता है यहाँ से एक पॉइंट। तो ये चीज़ तो आप समझ में आ गया कि विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा वर्ताकार वलय के लिए कहीं किसी पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। भैया आगे बढ़ते हैं हम। ये तो ऑब्जेक्टिव था। चलिए अब आता है हमारा अगला आता है डायपोल, यानी कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो समान परिमाण और विपरीत प्राकृतिक आवेश को समान परिमाण होना चाहिए, परिमाण समान होना चाहिए, और प्राकृतिक इसका क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो समान परिमाण और विपरीत प्राकृतिक दो आवेश को कुछ निश्चित दूरी पर रखने पर यह एक निकाय का निर्माण करता है। एक निकाय का, ये निकाय हो गया, ये निकाय का निर्माण करता है। निकाय जिसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, सॉरी विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक निकाय बनाता है और इसी निकाय क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और ये एक चार्ज था, यहाँ पर भी अगर ये 2 क्यू होगा यहाँ पर माइनस में 2 क्यू होगा, लेकिन चार्ज माप सेम है, बट यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर निगेटिव। डिस्टेंस डी ले लेंगे P। अब यहाँ पर इसका एक फार्मूला भी आ जाता है, उस फार्मूला को देखते हैं।
दूसरा पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहेंगे, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश का परिणाम और दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मतलब यहाँ से जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे वो एक आवेश का परिणाम होगा और उनके बीच का दूरी को गुणनफल कर देंगे, उसी क्या कह देंगे हम, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और है, यह सदिश राशि है तथा इसकी दिशा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होता है, सॉरी निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की ओर इसका दिशा होता है। यह एक सदिश राशि है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, एक सदिश राशि है, ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। तो यहाँ से P बराबर क्या निकल जाएगा इसका, सॉरी P बराबर क्या होता है, तो एक चार्ज, कोई एक चार्ज और उसके बीच का दूरी d, ये होगा P बराबर QE। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक होता है कूलम्ब मीटर। इस चीज़ का याद रखेगा, विद्युत द्विध्रुव का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम्ब मीटर होता है। चलिए अगला आता है हमारा बिंदु आवेश के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किस आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव बिंदु आवेश के कारण। तो क्या करेंगे, किसी परीक्षण आवेश को, कोई एक आवेश लेंगे, परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ ये अनंत हो गया, इधर ये पूरा पूरा इधर अनंत होगा, अनंत में इधर चार्ज होगा, और यहाँ से इसको इसके अंदर लाने में कोई कार्य करेंगे। तो अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर, विद्युत क्षेत्र के अंदर निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव, उसे विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। सॉरी विद्युत द्विध्रुव, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, विद्युत विभव कहेंगे। तो विद्युत विभव के इस प्रकार समझते हैं, एक यहाँ पर तो पहले चार्ज था और r दूरी यहाँ से मान लेते हैं और यहाँ इसको अनंत मान लिया। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना था, विद्युत। तो ये जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, यहाँ से इसका क्षेत्र स्टार्ट होता है विद्युत का, यहाँ तक उसका क्षेत्र है यहाँ से, और ये अनंत यहाँ पर एक कोई चार्ज है Q1 कूलम्ब परीक्षण आवेश होगा। इसको उठा के इसके अंदर लाने में जो कार्य किया जाए उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत विभव कहेंगे। ठीक, तो दिखाया कि चित्र में D, छोटा सा D विस्थापन के लिए छोटा सा क्या गया, DW, छोटा सा कार्य के लिए छोटा सा विस्थापन होगा ही, ऑब्वियसली छोटे से कार्य करेंगे तो छोटा सा ही दूरी तय करना पड़ेगा। तो उसको हम करेंगे, तो फोर्स बराबर आपको, तो यानी कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यदि छोटा सा वर्क करेंगे तो छोटा सा डी लेंगे, तो एफ इंटू डी क्यू, और डी डब्ल्यू हो गया। तो इन दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक, इसको करेंगे 0 से लेकर वर्क तक, मतलब डब्ल्यू तक, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो 0 से लेकर r दूरी तक होगा। तो 0 से r दूरी तक करना है या r से इन्फिनिटी, तो हमको तो r से इन्फिनिटी करना है, तो हम उसका पॉजिटिव आगे देख लीजिए कि इसका तो इंटीग्रेशन w आ जाएगा, और ये 1/4πε0 जो है 1/4πε0, और ये q, ये सब कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दिए। अब यहाँ पर क्या है, बच गया d और ये dr, और यहाँ पर बच गया r²। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो करना था हमको कहाँ से, r से लेकर के इन्फिनिटी तक, बट इसका हम पोलरिटी चेंज करते, पोलरिटी मतलब ये दोनों चेंज कर लेते, एक्सचेंज कर देते हैं। एक्सचेंज करने पर यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा, वही नेगेटिव साइन यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक, फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसका r का जब इंटीग्रेशन होगा तो r का इंटीग्रेशन इतना आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने पर r के पास r² का 1/r² का इंटीग्रेशन करने पर ये आपको इतना मिल जाएगा। इतना को यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू वर्क में इतना निकल जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया होगा। तो वर्क बराबर क्या निकल जाएगा, 1/4πε0 Q/r, ये हो गया आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है जो इम्पोर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन समझने के लिए बोल रहा है। तो रिलेशन क्या होता है, तो वी नो डैट V तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो आपको E बराबर पहले से पता है 1/4πε0 Q/r² होता है, ये तो पता है। और ये जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो भी होता है वो होता है 1/4πε0 Q/r होता है। ये आई होप यहाँ तक समझ में आया। अब इन दोनों को रिलेशन करना है। रिलेशन करने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। तो अगर मान लीजिए छोटा सा क्या लेना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लेना है। छोटे से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV ले लेंगे, और जब dV लेंगे तो इंटीग्रेशन जो इधर का करेंगे तो इसको भी इंटीग्रेशन को छोटा सा डिस्टेंस भी होगा, छोटा सा डिस्टेंस
ये किसी पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल, वो भी डिस्टेंस पे डिपेंड कर देता है। तो इसीलिए इधर भी इंटीग्रेशन और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे। तो वही किए हैं कि डी वी अपॉन डी आर के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर इसको पुट करेंगे। तो पहले उसको इंटीग्रेट नहीं करना है क्योंकि छोटा करना है ना, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो किस के रिस्पेक्ट में, वी आर के रिस्पेक्ट में। तो डी वी अपॉन डी आर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे और ये चार्ज भी साथ में बाहर आएगा तो डी अपॉन आर हो जाएगा। और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन, तो आर की पावर -1 तो पहले से है, फिर एक -1 जाएगा, बट टाइम -1, ये -1 बाहर निकलेगा। जैसे ही देख लीजिए वो भी यहाँ पर क्या हुआ है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे इतना आ जाएगा। वाई के रिस्पेक्ट में करते तब ना, यहाँ पर आर के रिस्पेक्ट में करें इसलिए इतना आ गया। एक्स के लिए इतना होता था, आर के लिए आर के रूप में लिखेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, क्यू बाई 4πε0 -1/r²। ये माइनस जो है ना, ये साइन यहाँ से आया है, तो फिर 1/4 डी वी अपॉन डी आर बराबर इतना आ जाएगा। और ये क्या दिखाता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, डी वी अपॉन डी आर, यानी कि वेलोसिटी नहीं, विभव पोटेंशियल का डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाता है। यहाँ से आप प्रूव हो गया। अब यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, समविभव सतह। समविभव सतह क्या कहेंगे, यदि किसी सतह पर विभव समान हो, वही बात है विद्युत क्षेत्र के अंदर जब उसके सतह पर प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो। कोई क्या होगा, एक सतह होगा, उसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या होगा, समान होगा हो, तो इसके समान विभव से क्या कहेंगे, समविभव सतह कहेंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। तो विभव समान है तो समविभव सतह कहेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि समविभव सतह पर, कोई सतह होगा, समविभव सतह पर विभव क्या, विभवांतर क्या होता है, तो समविभव सतह पर विभवांतर 0 होता है। ठीक। और समविभव सतह पर यह भी क्वेश्चन होता है कि वर्क क्या होता है, वर्क डब्लू क्या होता है, तो समविभव सतह पर वर्क भी क्या होता है, 0 होता है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ से लिखा हुआ है किसी पार्टिकल को विद्युत क्षेत्र के अंदर समविभव सतह पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में क्या गया कार्य का मान क्या होता है, 0 होता है। अभी बोले आपको कि वर्क क्या होता है, W 0 होता है। क्यों कि वर्क बराबर होता है Q इंटू V होता है वर्क बराबर। तो यदि V ही 0 हो गया तो Q को इसके साथ मल्टीपल वर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, पूरा दिया हुआ है, ये देख लीजिए। क्यों, ये पूरा एक सतह सा, इधर तो ये विद्युत क्षेत्र को दिखा रहा है और ये भी था, ये भी था। तो अगला माइनस पिछला करते हैं ना, विभवांतर किसे कहते हैं, विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो अगला माइनस पिछला करेंगे तो ये भी और ये भी बराबर था, किसी समविभव सतह था, ये दोनों बराबर होने के कारण घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और इसको मल्टीपल करने पर वो पूरा 0 बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है 2 मार्क में, ये सब 2 नंबर चल रहा है। विद्युत इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, विद्युत विभव ऊर्जा किसी बिंदु आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर निश्चित दूरी तक लाने में क्या गया कार्य को क्या कहते हैं, विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। समझ में आ गया। थोड़ा तबीयत खराब है दोस्तों, तो इसको भी सिद्ध कर देते हैं। तो क्या करेंगे कि एक यहाँ से विद्युत क्षेत्र स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एक अनंत से कोई चार्ज को उठा के इसके अंदर लाएंगे। तो वर्क हमको पहले निकालना है, विद्युत विभव ऊर्जा तो वर्क से ही निकलेगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वही लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए छोटा सा वर्क करेंगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो DW बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिए, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी हो गया इसका। और फिर आपका वैल्यू आपको पता है क्या होता है, वो पुट करेंगे, फिर DR को रखेंगे और फिर ये तो पूरा कांस्टेंट, इसको बाहर कर देंगे, ये R को इधर पुट कर देंगे क्योंकि R तो कांस्टेंट नहीं है ना, R वेरिएबल R के रिस्पेक्ट में, DR के रिस्पेक्ट में। फिर इसका इंटीग्रेशन जैसे करेंगे कहाँ से, तो करना तो था हमको R से इन्फिनिटी, बट करेंगे कहाँ, इनको पोलरिटी चेंज कर देंगे। जैसे ही अपर लिमिट लोअर लिमिट की जगह रखेंगे तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, वो नेगेटिव साइन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये होगा आपका नेगेटिव साइन। और फिर इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने के बाद इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा इतना। और जो भी इसका इंटीग्रेशन का वे होता है वो सब कुछ यहाँ पर ड्राइव किया है, इसका इंटीग्रेशन करके कितना आएगा ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करके, और इसको यहाँ पर पुट करेंगे। पुट जैसे ही करेंगे आपको वैल्यू वर्क का निकल जाएगा, वर्क बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा किसी Q चार्ज के लिए। और परीक्षण आवेश के लिए यहाँ पर क्या होता था वर्क, तो 1/4πε Q अपॉन R होता था। परीक्षण आवेश के लिए Q/R होता है, लेकिन अगर कोई आवेश के लिए करेंगे तो वहाँ पर Q1 Q2 यानी कि एक अलग आवेश रहेगा जो आवेश पर कार्य करेंगे उसके लिए। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इसको विद्युत ऊर्जा को U से डिनोट किया जाता है, तो विद्युत ऊर्जा बराबर ये फार्मूला होता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है फार्मूला से। आई होप यहाँ तक समझ में आया।
और एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछता है विद्युत ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है, जूल भी होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला आता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, विद्युत फ्लक्स किसे कहेंगे, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी काल्पनिक सतह से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या के माप को ही क्या कहते हैं, फ्लक्स। कोई ये पृष्ठ हो गया मान लीजिए, और इसे जितने भी फोर्स गुजरेगा, ठीक है, और इधर एक फील्ड था, तो इस काल्पनिक सतह से क्या होगा, कोई फोर्स गुजरा, इस फोर्स की संख्या कितना है, उसी चीज़ को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आया। फ्लक्स को फाई से डिनोट किया जाता है, ये चीज़ आपको लिखा हुआ है। फिर है किसी काल्पनिक सतह से बाहर की ओर निकलने वाली विद्युत बल रेखा के लिए फ्लक्स का मान धनात्मक होगा। बाहर निकलेगा तो धनात्मक और अंदर जाएगा तो ऋणात्मक होगा, वो दोनों चीज लिखा हुआ है। अगला एक पॉइंट और है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल के सदिश के अदिश गुणनफल से इसका विद्युत फ्लक्स का व्यंजक प्राप्त किया जाता है। विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिए एक बार। तो विद्युत क्षेत्र भी लेंगे और उसका एरिया, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई होता है, और एरिया क्या होगा, ई होगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ई डॉट ए बराबर क्या होगा, फाई। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई डॉट डी, ई डॉट ए या डी ए भी बोल सकते हैं, छोटा सा। तो वही यहाँ पर लिख दिए हैं कि ये हो गया आपका एक सरफेस, जहाँ पर हमको क्या निकालना था। तो इस सरफेस दिख रहा है आपको, इस सरफेस पर इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, ये इसका एरिया ए मान लिए हैं। तो छोटे से लेके तो डी ए कर देंगे, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वही सारा बात करेंगे। तो इतना ज़्यादा इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो यहाँ तक क्वेश्चन है इसमें। तो यहाँ से आपका इसका फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। तो फाई बराबर फाइनल फार्मूला क्या होगा, ये डॉट प्रोडक्ट हटेगा, तो डॉट प्रोडक्ट हटने पर क्या होगा, ई का परिमाप, ए का परिमाप इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली फाई बराबर क्या, ई ए कॉस थीटा होता है। अलग अलग थीटा पर अलग अलग वैल्यू होगा फ्लक्स का। चलिए अगला आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, घनकोण जिसे कहते हैं। घनकोण के लिए मतलब अंक, यहाँ से क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में क्वेश्चन शायद मिले, लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है घनकोण का मान कितना होता है, तो वो होता है 4 पाई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और घनकोण को ओमेगा से सूचित किया जाएगा, तो पढ़ लीजिए, पर इसको भी रीड कर देते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है अंदर, उसे क्या कहा जाता है, घनकोण कहा जाता है। घनकोण को ओमेगा द्वारा सूचित किया जाता है। ये हो गया यहाँ पर एक एंगल, और ये एंगल यहाँ पे हो गया थीटा। तो इसके अनुसार से यहाँ पर जो निकालेंगे, ये डी ए कॉस थीटा होगा। इधर ये मत समझिए एक्सिस में नहीं है, ये डी ए जो है ये एक लाइन में है, और यहाँ से एक एंगल निकालें, ये एक्स एक्सिस पे मान लीजिए, इसको फिर वाई में अलग तोड़ेंगे। तो और इसका मात्रक भी सॉलिड एंगल का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है, ये भी याद रखिएगा। और इसका घनकोण का मान कितना होता है, 4 पाई होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। और घनकोण का वैल्यू ये भी होता है डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसका यूज आगे हम करेंगे इसलिए। तो घनकोण को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक घनकोण के लिए इसलिए हम बोल दिए आपको, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा इसके बेस पर, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से कोई क्वेश्चन होगा नहीं। अब आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से क्वेश्चन पूछता है, ये बहुत बार पूछा है, इस बार पूछेगा। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, तो किसी बंद पृष्ठ से होकर, इसमें बंद पृष्ठ से होकर जो गुजरेगा फ्लक्स, वो फ्लक्स जो होगा ना, वो फ्लक्स जो फाइलक्स होगा, वो ये तो कोई आवेश होगा उस सिस्टम में, उस सिस्टम के आवेश के एप्सिलॉन नॉट, मतलब इन दोनों के मल्टीपल के को क्या कहते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स, उस पृष्ठ से जो संबंध होगा कुल आवेश का, उस पृष्ठ पर कुल आवेश होगा, उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का थ्योरम है। तो 1/ε0, तो फाई बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला इससे पहले पढ़े, फाई बराबर ई डॉट डी ए होता है, पढ़ के आए पीछे। तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए होता है, और ई डॉट डी ए किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर हो जाएगा, ε0। तो यहाँ से ये भी होता है, फाई बराबर क्या होता है, Q/ε0। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया भी है। चलिए, और एक यहाँ पर फिगर ड्राइव किया हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये गॉस, मान लीजिए एक फ्लक्स, ये हो गया आपका विद्युत क्षेत्र, सॉरी एक क्या है, ये कोई पृष्ठ हो गया, इस पृष्ठ से जो फोर्स पास करेगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके छोटे से एरिया के लिए डी ए एरिया ले लिए, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों का मल्टीपल ही क्या होता है, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो वो इसी को यहाँ लिखे हैं। और इस पर चार्ज क्यू रहेगा, और इसका जो एप्सिलॉन नॉट होगा उसको इसके नीचे से मल्टीपल कर देंगे 1 करके, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। तो आगे इसको भी सॉल्व किए हैं, वो भी देखिए। दिखाए गए चित्र में, पढ़ लीजिए, दिखाए गए चित्र में किसी बिंदु आवेश प्लस क्यू के चारों ओर एक बंद पृष्ठ क्या है, क्षेत्र था, जिसके बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब इसके अनुसार से विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी ज्ञात करना है। तो छोटे से एरिया के लिए डी ए ले लिए हैं, और जो पृष्ठ क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर बनता है, वहाँ पर थीटा कोण बना रहा है, देख लीजिए।
ये एंगल बना रहा था। और यहाँ पर क्या निकाले, इससे पहले तो हम फ्लक्स निकाल चुके हैं, अब यहाँ पर निकालते हैं विद्युत क्या निकालना है, भूल गए क्या निकालना, ये निकालना था विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, सॉरी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए क्या करेंगे, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर ई होता था, ये तो आपको पहले भी पता है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना वैल्यू होता है, इक्वेशन नंबर 1। आगे तो वी नो डॉट आप लोग जानते हैं, फाइव बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, ई डॉट नहीं ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। फाइव का वैल्यू इतना होता है, क्योंकि ई का वैल्यू जैसे यहाँ पर पुट कीजिएगा और डी ए और पुट करेंगे ना इसको, और फिर डी ए का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे इतना मान जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व जैसे करेंगे, अब ये आपको कैसे पता चला कि ये हो जाएगा, ऐसे कैसे होता है, तो ये कैसे होता है, तो ई डॉट डी ए ये बताया आपको। तो एरिया के लिए क्या निकल जाएगा, तो ये कॉस थीटा तो कॉस थीटा है ही, और बाद बाकी ई का वैल्यू है 1/4 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। छोटा सा एरिया के लिए डी ए कॉस थीटा है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फ्लक्स का इंटीग्रेशन, तो डी फाई के लिए फ्लक्स हो जाएगा आपको यहाँ से, तो फाई हो जाएगा, डी फाई का फाई हो गया, और ये पूरा कांस्टेंट है आर को छोड़ करके, तो वो बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब डी अपॉन आर स्क्वायर तो अभी पढ़ के आए, ओमेगा बराबर क्या होता है, तो डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता था। तो ओमेगा को यहाँ पर पुट कर देंगे, ओमेगा को जैसे पुट करेंगे फिर ओमेगा का वैल्यू निकाल लेंगे। ओमेगा को यहाँ पर पुट कर दिए, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो ओमेगा बराबर क्या होता है, तो अभी पढ़ के आए, ओमेगा बराबर होता है 4 पाई। इस 4 पाई को यहाँ पर पुट करेंगे, तो ये 4 पाई और ये 4 पाई कर जाएगा। तो यहाँ से आपको फ्लक्स का सिद्ध हो गया कि क्यू बाय क्या होता है एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक सिद्ध कर दिएगा गॉस थ्योरम में। अगर गॉस थ्योरम पूरा पूछे 5 मार्क में, तो यहाँ तक आपको सिद्ध करना पड़ेगा। आप यहाँ तक क्लियर समझ में आया आपको। चलिए आगे आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, किसी आवेशित अनंत लंबाई के छड़ के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही निकालना है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैसे निकालेंगे, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए यहाँ पर भी तो पहले एक रॉड ले लेंगे, इसे एक रॉड हो गया। अब इस रॉड पर दोनों तरफ आवेश को पूरा फैला देंगे, दोनों तरफ चार्ज फैला देंगे। अब इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो इधर विद्युत क्षेत्र को दिखा देंगे, और इसके लिए एक फ्लक्स का एक पृष्ठीय क्षेत्र का निर्माण करेंगे। ये पृष्ठीय क्षेत्र बन रहा है इस प्रकार से, और ये जो पृष्ठीय क्षेत्र बन रहा है इसको मिलाएंगे, तो ये आपको नहीं लग रहा है एक सिलेंडर का जैसे बन गया बेलनाकार, तो ये बेलनाकार हो गया। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो इस बिंदु पर तो निकालना है, पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इधर इसका एरिया तो डी ए मानेंगे, इसका एरिया क्या मानेंगे डी ए, और विद्युत क्षेत्र भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। एंगल यहाँ पर क्या बन रहा है 0, तो इसको भी कुछ रीड कर देते हैं। दिखाए गए चित्र में अनंत लंबाई का एक आवेशित छड़ लिया गया है, जिसके कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। छड़ से पी बिंदु की दूरी आर है, इसकी दूरी त्रिज्या को मानते हुए इस दूरी को त्रिज्या मानते हुए, वहाँ पर जो दूरी था फ्लक्स का, उस दूरी को त्रिज्या मानते हुए गॉसियन सतह बनाया जाता है, जिसकी लंबाई एल माना गया है, और इस गॉसियन सतह का आकार बेलनाकार हो गया। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में, विद्युत क्षेत्र की मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता और क्षेत्रफल के सदिश डी ए दोनों एक ही दिशा में है, जो क्या है बाहर की ओर था। यहाँ पे दोनों बाहर की ओर है। चलिए आगे आते हैं। तो आप इससे पहले पढ़ के आ गए हैं गॉस थ्योरम को, कि ये गॉस थ्योरम से फाई बराबर यही होता है। तो फाई बराबर क्या लिखेंगे, ई डॉट डी ए, फिर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू रखेंगे 0, तो ई बाहर हो जाएगा, डी ए बच जाएगा। अब एरिया को यहाँ पर पुट करेंगे, तो एरिया क्या होता है बेलनाकार का एरिया होता है 2 पाई एल होता है। 2 पाई एल को यहाँ पर पुट करेंगे, और फिर वहाँ से बेलनाकार जो क्षेत्र था वहाँ किसी पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकल जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता वहाँ से क्या निकल जाएगा, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल आर एल। और यहाँ पर आर एल को भी आप चेंज कर सकते हैं एक वे में, बट वहाँ तक हम नहीं जाएंगे, यहाँ तक ही रखते हैं। चलिए ये हो गया। अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, अनंत विस्तार वाले आवेशित समतल चादर के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, मतलब ये हो गया कि अलग अलग चीज़ पर, जैसे अभी इससे पहले रॉड पे पढ़े, हो सकता है इसके बाद प्लेट पे पढ़ेंगे, एक प्रकार का प्लेट ही है। तो उसको क्या किए, इस प्लेट के अंदर पहले चार्ज रखेंगे, और जो चार्ज क्या होगा इसके पार्ट में क्या होगा पूरा फैल जाएगा, पूरा पार्ट में फैला हुआ है चार्ज। तो यहाँ पर भी एक डायरेक्शन इधर है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का, और इसका एरिया भी इधर है, एक इधर, तो यहाँ पर 2 हो गया, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 2 हो रहा है, एक ये और एक ये विद्युत क्षेत्र की दिशा, और
एरिया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ पॉइंट। दिखाए गए चित्र में एक चादर धनात्मक धन आवेश से आवेशित किया गया। इसको धन आवेश से आवेशित किया गया जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, और एक बाहर में एक पी बिंदु था जहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना था, विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना था। अनंत विस्तार होने के कारण समतल चादर के दोनों और पी बिंदु पर एक गोलीय सतह बनाया गया है। एक गोलीय सतह बना दिया जो चित्र में दिखाया गया है। अब और इसका जो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों बाहर की ओर होगा, तब गॉस प्रमेय कुल फ्लक्स इस प्रकार के, तब इसका फ्लक्स क्या होगा, फाई बराबर यहाँ पर तो दो होगा, एक इधर लग रहा था एक इधर था, 2 फाई हो जाएगा। तो एक ये और एक ये, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ से 2a आ जाएगा, 2a आ जाएगा। फ्लक्स को यहाँ पर पुट करेंगे, फ्लक्स का जो वैल्यू होता है तो ये इसको यहाँ पर पुट करेंगे और यहाँ से E बराबर वैल्यू आपको ये निकल जाएगा। तो ये आपका हो गया समतल चादर के लिए। चलिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, समांतर प्लेट के लिए विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना किसी बार पॉइंट पे। दिखाए गए चित्र में दोनों प्लेट को एक दूसरे के समांतर रखा गया है, एक पर धन आवेशित तथा दूसरे पर ऋण आवेशित है। तब हम लोगों को दोनों पट्टियों के बीच P1 तथा P2 के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। ठीक, तो पहले P1 के लिए चलते हैं। तो P1 के लिए एक विद्युत क्षेत्र इसके इधर लग रहा था, एक इधर लग रहा था, तो उसके P बिंदु पर ये हो जाएगा इसका विद्युत क्षेत्र। तो जो क्या निकलेगा, जो आपको निकलेगा E बराबर इतना। फिर दूसरा P2 के लिए भी, तो एक तो लग रहा था इस डायरेक्शन में, एक लग रहा था इस डायरेक्शन में, इससे पहले वाला एक इस डायरेक्शन में था, दूसरा भी इसी डायरेक्शन में, तो इससे पहले वाला में तो ऐड हो गया, बट इस बार दोनों में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटने के बाद ये 0 हो जाएगा। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दोनों प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र 0 होता है। प्लेट से बाहर क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है कि प्लेट से बाहर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो 0 होता है। प्लेट से बाहर विद्युत क्षेत्र होगा कैसे, यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र ही था, तो बाहर में विद्युत क्षेत्र कहाँ से है, तो वो 0 होता है। चलिए आगे आते हैं, गॉस का प्रमेय के कारण कूलॉम बल को सिद्ध करना। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क में कई बार पूछा गया है। तो दिखाया गया चित्र में जिसके r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो गॉस प्रमेय के अनुसार r दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक काल्पनिक सतह बनाया जाता है, तब गॉस का प्रमेय। तो यहाँ पर r दूरी था, ये गॉस प्रमेय, ये एक सतह बना लिए और इसका एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया क्या हो जाएगा, 4πr², गॉसियन सतह है तो, और इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता और इसका एरिया दोनों का डायरेक्शन सेम है। इस बिंदु पर P है, तो यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। तो फाई बराबर, तो आपको यहाँ से ये चीज़ तो पता है गॉस के थ्योरम से, और यहाँ पर सिर्फ DA का वैल्यू है, DA का पुट करेंगे और फिर इसको सीध प्रूव कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन जैसे ही करेंगे तो ये तो बाहर हो जाएगा, और DA का इंटीग्रेशन, तो DA का इंटीग्रेशन A बन जाएगा, और ये डॉट प्रोडक्ट में यहाँ पर तो दोनों का डायरेक्शन सेम था, जिसके कारण एंगल 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ से A निकल जाएगा बाहर, तो सिर्फ क्या बचेगा, EA, और EA का वैल्यू की जगह पर A का वैल्यू पुट करेंगे। EA का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 4πr²। तो यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, E निकल जाएगा, जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे आते हैं, तो ये भी समझ में आ गया। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट। अब टॉपिक दूसरा क्या है, विद्युत परीक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग इफेक्ट। मतलब विद्युत परीक्षण से आपको किस प्रकार से बचना होता है। जैसे बरसात के मौसम में क्या होता है, बारिश होता है, तो उस समय में एक तरका गिरता है जिसको आप कहते हैं थंडर, इंग्लिश में थंडर, जिसको ठनका कहते हैं देहाती भाषा में। तो वो जो बिजली चमकती है उससे आदमी का डेथ भी हो जाता है, अगर किसी के शरीर पे गिरता है तो उससे बचने का जो वे होता है, उसी वे को कहा जाता है विद्युत परीक्षण। तो आकाश के निश्चित क्षेत्र के वह विद्युत क्षेत्र से सुरक्षित, आकाश के निश्चित क्षेत्र से वह विद्युत क्षेत्र को सुरक्षित रखने की घटना को विद्युत परीक्षण कहते हैं। मान लीजिए कि आप बरसात के मौसम में आपको क्या करते हैं कि घर में बाहर में नहाना नहीं चाहिए। कहीं क्यों नहीं नहाना चाहिए, अब देखिए बिजली चमक रही है, अचानक हमारा बॉडी तो इलेक्ट्रॉन है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रॉन रहता है, और उसमें भी इलेक्ट्रॉन का कनेक्शन तो होता है, उधर प्रोटॉन है मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज में, और ये इधर अटैक कर लिया, तो आपके सिर पर तो उसको बिजली को गिरने का चांस बन जाता है। क्योंकि वो क्या देखता है, वो अपने जाति को ढूंढता है, उसका जाति जहाँ मिला उसके पास अटैक करता है वो क्या कहते हैं, बिजली। इसके कारण हम लोग बरसात के टाइम में या पेड़ के नीचे और नहीं रहना चाहिए, खुले में नहीं रहना चाहिए, सीधा समझिए खुले में नहीं रहना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, तो बरसात के मौसम में घर में रहना चाहिए, और गाड़ी अगर गाड़ी में है तो गाड़ी के अंदर भी बैठा ही रहना चाहिए। तो उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया है कुछ। तो बरसात के समय में जब बिजली चमकती है तो बंद कमरा के अंदर या बंद कार के अंदर रहना अधिक सुरक्षित होता है। इसका कारण यह है कि किसी भी बंद कोटर यानी कि बंद कोटर के अंदर
विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य। तो किसी बंद कोटर या बंद कमरे के अंदर विद्युत का मान क्या होता है? शून्य होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अर्थात किसी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ये भी हुआ, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक इसी प्रकार से बंद कार या बंद कमरे के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होगा, जिससे हम लोग को कोई आघात नहीं पहुंचेगा। इसी प्रक्रिया का कहा जाता है विद्युत परीक्षण कहा जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये टॉपिक था हमारा पहला एक्सरसाइज मेरा कंप्लीट हो गया। जो महामैराथन था इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाए हैं, कुछ सब्जेक्टिव भी था, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है दूसरा, जो है कैपेसिटर। कैपेसिटर से क्या क्या क्वेश्चन आता है ये ध्यान दीजिए। कैपेसिटर है हमारा चालक की धारिता अवधारणा। तो पहले धारिता समझिए। धारिता की अवधारणा तो यानी कि धारिता किसे कहेंगे? जो जिसको धारण करने की क्षमता रहता है, जिसमें धारण करने की क्षमता, उसी क्या कहते हैं? धारिता। जिसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लोटा में पानी डालेंगे तो डालते रहेंगे तो ऐसा टाइम आएगा ना जब भर जाएगा और बाहर फैलने चल शुरू हो जाएगा। तो एक निश्चित मात्रा का उसको क्या था, उसको धारण करने की क्षमता था, उसी चीज़ को क्या कहा जाता है? धारिता कहा जाता है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए इसको। जिस प्रकार किसी बर्तन में पानी की मात्रा बढ़ाते हैं तब उसका गुरुत्वाकर्षण तल ऊपर बढ़ने लगता है तथा अधिक मात्रा में पानी भरने पर बर्तन के चारों ओर बिखरने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके विद्युत विभव में वृद्धि होने के कारण, विभव में वृद्धि होने के कारण अर्थात किसी चालक की दिए गए आवेश का चालक उसके विभव में होने वाले वृद्धि के कारण वृद्धि का अनुक्रमानुपाती, मतलब सीधा समानुपाती। मतलब मान लीजिए कि इस प्रकार एक बर्तन था, इसे आप चार्ज को बढ़ाते जाइए, चार्ज इस पर जब डालेंगे तो इसके विद्युत विभव में वृद्धि होगा, जो इसका क्या होता है? सीधा समानुपाती हो जाता है। तो ये जो चार्ज होता है वो वोल्ट का, किसका? विभव का सीधा समानुपाती होता है। तो Q बराबर यहाँ से C भी होता है। इस पर कई क्वेश्चन आ जाता है। और C यहाँ पर क्या है? समानुपातिक नियतांक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो Q जो होता है किसका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो Q जो होता है वोल्ट का हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, चालक की धारिता क्या है? तो किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। अब क्या बोला कि जो उसके विभव में होने वाले वृद्धि के अनुपात, मतलब दिया गया आवेश Q था और उसके विभव में होने वाली वृद्धि V, तो इन दोनों का अनुपात को क्या कहा जाता है? चालक की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम पर वोल्ट होता है। चालक की धारिता को C से सूचित किया जाता है। तो यहाँ से अभी आपको समझा के आए हैं Q बराबर क्या होता है? CV। तो V बराबर क्या होता है? Q/V। ये भी हो गया, यही होता है चालक की धारिता C जो है। अब ये समझ में आ गया। तो चालक की धारिता का माप क्या होता है? कूलाम पर वोल्ट होता है। अब आता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कूलाम पर इज कॉल्ड वोल्ट, मतलब एक अर्थात किसी चालक का SI यूनिट फैराड भी होता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि चालक की धारिता का SI मात्रक क्या होता है? तो फैराड भी होता है। फैराड को F से सूचित किया जाता है। तो Q/C बराबर Q/V। तो इसी को क्या कहते हैं? फैराड कहते हैं। अब 1 फैराड को परिभाषित करने के लिए जब 1 कूलाम आवेश और 1 वोल्ट के अनुपात को 1 कूलाम आवेश और 1 वोल्ट के अनुपात को क्या कहा जाता है? 1 फैराड कहा जाता है। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि चालक धारिता का मात्रक फैराडे तथा बड़ा मात्रक होता है। फैराडे इसका बड़ा मात्रक होता है। चालक धारिता का बड़ा मात्रक फैराडे होता है। ठीक, माइक्रोफैराड या पिकोफैराड का उपयोग किया जाता है यह छोटा मात्रक का। तो हम जब इसका यूज करते हैं तो कभी कभी माइक्रोफैराड या पिकोफैराड भी यूज करते हैं फैराड में, तो कूलाम का। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, एक पिकोफैराड बराबर क्या होता है और एक माइक्रोफैराड। पिकोफैराड 10⁻⁻⁶ और 10⁻⁻12 ये होता है पिको, ये होता है माइक्रो। माइक्रो मतलब कम, पिको मतलब उससे भी कम। अब आता है 1 फैराड को परिभाषित करें। तो जब किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाता है तब यदि उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि होगा तो उसे क्या कहेंगे? चालक की उसकी धारिता 1 फैराड कहलाती है। तो मतलब बोले ना, चार्ज कितना 1 और वोल्ट भी में वृद्धि कितना होगा 1। तो इसी का अनुपात को भी खोज सकते हैं, या उसमें जो वृद्धि होगा उसको हम क्या कहेंगे? 1 फैराड कहेंगे। इसको यहाँ पर से प्रूव कर दिए। C बराबर 1 फैराड। अरे C/V, तो वोल्ट तो फैराड ही होता है, C/V। अब देखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, चालक की धारिता किन बातों पर निर्भर करता है? चालक की धारिता 3 बात पर निर्भर करता है। कौन कौन?
एक होता है क्षेत्रफल, दूसरा किसी चालक के पास कोई दूसरा आवेश लाने पर उसके पहले चालक में वृद्धि हो जाती है, यानी कि चालक पर डिपेंड करता है। और तीसरा होता है उसके मीडियम पर, माध्यम पर डिपेंड करता है। ये तीन बातों पर डिपेंड करता है, इसलिए ये रखे थे बस। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गोलीय चालक की धारिता। तो गोलीय चालक की धारिता थी, गोलीय चालक था, इस पर पूरा पूरा चार्ज फैला दिए, पॉजिटिव चार्ज इससे बाहर निकल रहा है, सारा फोर्स बाहर की ओर निकल रहा है। तो लिखा दिखाए गए चित्र में r त्रिज्या वाले किसी गोलीय चालक को प्लस q आवेश दिया गया है, जो आवेश के बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर विभव एक समान होता है। अंदर में क्या होता है, विभव एक समान होता है। तो किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर विभव क्या होता है, एक समान होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कभी। तो v बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो v बराबर फॉर्मूला आपको बता गया है, 1/4 होता है वोल्ट। तो आपको q बराबर क्या पढ़ा है, q बराबर cv होता है। तो यहाँ पर v का वैल्यू पुट कर देंगे, q और q का वैल्यू निकल जाएगा। तो q बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 v बराबर क्या निकलेगा, 1/4 और c की जगह पर ये v का वैल्यू पुट करेंगे तो c इंटू वी अपॉन आर हो जाएगा। एक v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो c बराबर क्या निकलेगा, 4πε0 इंटू आर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। यहाँ पर ये चीज़ गलती लिखा हुआ है, यहाँ पर q होता और यहाँ पर q होता, इस q से ये q कट जाता और यहाँ से c बराबर आपको निकलता 4πε0 इंटू आर। तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर q होगा, यहाँ पर भी q होगा, इस q से ये q कटेगा। चलिए आगे आते हैं। दूसरा माध्यम रहेगा तो वहाँ पर कैपेसिटर के लिए कितना चल जाएगा, तो R0 एक तो एक्स्ट्रा आर एप्सिलॉन आर आ जाएगा, जो अलग माध्यम के लिए होता है। अब देखिए कि हम एप्सिलॉन नॉट तक ही क्यों रखते हैं, तो ये रखते हैं हम हवा के लिए। सिर्फ हवा में तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, इसीलिए यहीं तक रख देते हैं। अगर दूसरा माध्यम आ जाएगा तो वहाँ पर इसका वैल्यू रखना पड़ेगा। जैसे वाटर हो गया, पेपर होगा, तो उसके लिए 80 ले आ जाता है। और एक चीज़ यहाँ पर उसका आकार पे, किसी गोलीय चालक की धारिता उसके रखे गए माध्यम के आकार पर निर्भर करता है। तो किसी पे डिपेंड करता है, आकार पे। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, संधारित्र की सिद्धांत को बताइए। संधारित्र की सिद्धांत क्या है, तो संधारित्र पहले पढ़ते हैं। वह युक्ति जिसके द्वारा किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए क्या हो, उसकी धारिता के लिए जो समायोजन किया जाता है, उसकी क्या करें, आकार को बढ़ाएंगे नहीं और उसका धारिता बढ़ना शुरू हो जाए, तो बढ़ाने के लिए जो समायोजन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र अपने आप बढ़ना। तो किसी गोलीय चालक के पास कोई दूसरा पृथ्वी से संबंधित अनावेशित चालक लाने पर पहले चालक के संधारित्र बढ़ जाता है, यही संधारित्र का सिद्धांत है। बस लिख दीजिएगा, इसको 2-3 बार रीड कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ बता देते हैं आपको कि मान लीजिए एक इधर चार्ज था प्लस, ये चार्ज क्या था प्लस, इधर न्यूट्रल चार्ज था। तो क्या होगा, ये इस पर अटैक आएगा, ये अटैक करने पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर देगा। और यहाँ पर जब नेगेटिव चार्ज होगा तो इसके जस्ट इधर क्या फिर जनरेट होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो इसके चालक में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो न्यूट्रल चार्ज जब लाएंगे तो उसके चालक में वृद्धि हो जाता है। समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर कुछ फिगर में जो दिखा हुआ तो उसको लिखे हैं कि दिखाए गए चित्र में ए में एक पहला फिगर में चालक के पास दूसरा अनावश्यक चालक लाया गया है। हम लोग जानते हैं कि किसी धन आवेश से विद्युत बल रेखा बाहर निकलता है और निकलता है। यदि पहले चालक को धनावेशित किया जाए तब वहाँ पर विद्युत बल रेखा निकल कर दूसरे चालक पर जमा होता है, जिसके कारण दूसरे चालक के अंदर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, मतलब नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होता है और बाहरी सतह पर फिर क्या धनावेशित उत्पन्न हो जाता है, जो चित्र में बी में दिखाया गया था। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि संधारित्र निर्माण के लिए 2 विपरीत सतह वाला पट्टी का रहना आवश्यक होता है। कौन सा पट्टी, 2 विभव वाला, 2 विपरीत सतह वाला। संधारित्र की धारिता क्या है, किसी एक चालक को दिए गए आवेश और दोनों प्लेटों के बीच के विभव के अनुपात को, मतलब एक चालक दिया गया है और एक विभव जो होगा उसके अनुपात को, डीवी, विभवांतर के अनुपात, मतलब डीवी, विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। तो संधारित्र धारिता को किसी से सूचित किया जाता है, सी से।
तो ये संधारित्र की परिभाषा तो यहाँ तक लिख दीजिएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आता है बेलनाकार संधारित्र। बेलनाकार संधारित्र पे भी क्वेश्चन आता है बेलनाकार संधारित्र को सिद्ध करने के लिए। अगला पॉइंट हमारा क्या है तो दोस्तों बेलनाकार संधारित्र। तो इसके लिए जो सॉल्व करना है बेलनाकार संधारित्र के लिए, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता इसमें भी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए हम इसको कुछ पहले जान लेते हैं इसमें क्या सब डिस्कस करना है और क्या निकालना है। तो जब दो बेलनाकार है तो इसमें कितना, तो दो बेलनाकार। जब दो बेलनाकार चालकों को समक्ष मतलब एक ही अक्ष पे दोनों बेलनाकार को रखना है, रखने पर जिसमें से पहले को धनावेशित तो दूसरे चालक को अर्थिंग करने पर यह निकाय बेलनाकार संधारित्र का निर्माण करता है। समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा कि ये जो बेलनाकार है एक को क्या कर दिया है, एक पे चार्ज लगा दिया है पॉजिटिव, और दूसरा जो बेलनाकार ये जो बेलनाकार बना हुआ है इसको क्या कर दिया, एक अर्थिंग कर देते हैं नीचे, दिखाई देते हैं। ये नीचे क्या कर दिया, इसको अर्थिंग कर दिया, दूसरा बेलनाकार को इसको अर्थिंग कर दिया। अच्छा, अर्थिंग इसको क्योंकि अर्थिंग करने का रीजन है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जिसके कारण यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ है, और ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज फिर इस पर जनरेट होगा। तब इसको न्यूट्रल होने के लिए कुछ चाहिए ना, तो जिसके कारण इसको फिर क्या कर देते हैं, अर्थिंग कर देते हैं। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं आगे पढ़ते हैं। देखा है कि चित्र में ए त्रिज्या वाले, पहले का त्रिज्या ए है, ए त्रिज्या वाले पहले चालक को धनावेशित किया जाता है, जिसके कारण प्रेरण द्वारा दूसरे चालक के अंदर भाग पर ऋणात्मक आवेश जमा हो जाता है और इसके बाहरी सतह पर धन आवेशित जमा हो जाता है। बाहरी सतह पर फिर क्या हो जाएगा, जमा बोले ना। तो जिसको न्यूट्रल करने के लिए क्या जरूरी पड़ता है, न्यूट्रल करने के लिए अर्थिंग की आवश्यकता पड़ती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। और अर्थिंग करने पर उस पर जो पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है, यहाँ पे इस पर जो पॉजिटिव चार्ज जमा हुआ है वो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है और वो यहाँ पर न्यूट्रल हो जाता है। तो गॉस के प्रमेय से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होता है गॉस के प्रमेय से, तो वो होता है 1/2πε0 और Q/R/L ये होता है। यहाँ तक आपको हम समझाए थे पहले भी प्रोसेस थोड़े से। तो Q/L जो होता है, ये Q/L जो है यहाँ पे R को छोड़ करके Q/L जो है ये लेमडा बराबर होता है Q/L। क्यों कि किसी लीनियर चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करते थे लेमडा से, तो वही यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये फाइनल बन जाएगा λ/R इसके लिए। तो उसको ऐसे ही रखेंगे। वी नो डैट ये जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है वो -dV/dr के बराबर होता है। इससे पहले डिफाइन कर देते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट इसको क्रॉस मल्टीपल इधर कर देते हैं तो dV बराबर क्या निकल जाएगा, E/dr। और फिर यहाँ पर E का वैल्यू पुट करेंगे। E का वैल्यू जो इससे पहले ये बताए हैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे। यहाँ से Q और 1/2ε0 बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसका यहाँ पर इंटीग्रेट तो करेंगे तो इसका लिमिट भी लगाएं ना, कहाँ से कहाँ तक। देखिए पहले जो बेलनाकार है उस बेलन के लिए त्रिज्या कितना है, A है, और दूसरा बेलन जो है उसका त्रिज्या कितना है, B है। तो A से B लगाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, A से B। तो हम लगाते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन A to B, बट क्या कि पोलैरिटी को चेंज कर दिए। पोलैरिटी चेंज करने का अर्थ हुआ कि B वाला को पहले और पोलैरिटी चेंज नहीं किया। तो हमको कहाँ से कहाँ तक चलना है, तो B से A के लिए मतलब बाहर से अंदर की ओर जाएंगे तो B से A तक इंटीग्रेट करना। तो वही क्या है, B से A तक इंटीग्रेट किया है, B से इंटीग्रेट कर दिया है B to A, और फिर ये जो कांस्टेंट पार्ट है इसको बाहर निकाल दिया और बच गया 1/R। L भी बाहर निकल जाएगा तो 1/R × dr। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो B to A। अब समझ में आ गया। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा तो 1/R का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो 1/R का इंटीग्रेशन होता है log(r) हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन करके क्या आ जाएगा, ये log(r) आ गया। log(r) होने पर पहले अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखने पर माइनस का साइन लेते हैं। तो वही किया है यहाँ पे, देख लीजिए। तो फिर यहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं चाहे वहाँ पर भी चेंज करते हैं। तो पहले यहाँ पर लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं। अगर लोअर लिमिट पुट करते हैं तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये इंटरचेंज करना पड़ेगा। तो या तो यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ये जब पॉजिटिव होगा तो ये B और A हो जाएगा। तो पहले B वाला जाएगा फिर A वाला, B वाला तो log(r)
बी माइनस लॉग ऑफ ए हो जाता है, बी बाय ए हो जाएगा। डिवाइड होता है तो ये माइनस का साइन, और जब मल्टीपल रहता है तो पॉजिटिव का साइन आता है। तो बी बराबर यहाँ से फाइनल में आपका आंसर क्या बन के आ जाएगा, ये आंसर आपका बन के आ जाएगा। और भी बराबर ये भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्यू बराबर होता है सी भी, आर बराबर भी बराबर यहाँ से निकाल सकते हैं क्यू बाय सी। आप समझ में आ गया है। तो फाइनल में कैपेसिटर कितना आ जाएगा इसका, अगर इस पर कैपेसिटर निकालेंगे तो कितना आएगा, बेलनाकार पर कैपेसिटर का वैल्यू कितना आएगा, तो 2πε0 इंटू एल अपन लॉग ऑफ ए बाय पी। आप ये समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसके नीचे में नोट जो लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है कि संधारित्र में आवेश की प्रवाह होती है। संधारित्र में किस चीज़ की प्रवाह होती है, आवेश की प्रवाह होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। तो विद्युत का प्रवाहित नहीं होता है, ओनली किसका, आवेश का। संधारित्र का काम क्या है, संधारित्र का मुख्य कार्य है ऊर्जा को स्टोर करना। क्या काम है, ऊर्जा को स्टोर करना। हाँ, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, सीरीज कम्बिनेशन और पैरेलल कम्बिनेशन से किसका, संधारित्र का संयोजन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़ेंगे तो उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। जब दो या दो से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, संधारित्र के संयोजन कहा जाता है। उसका मतलब जोड़ने की। तो इसको जोड़ किस प्रकार से कर सकते हैं, जोड़ेंगे किस प्रकार से, दो प्रकार से जोड़ेंगे। एक सीरीज कम्बिनेशन होता है, सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन, यानी कि एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। पहले श्रेणी क्रम को समझते हैं, दोनों हो गया। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन, दो या दो से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि पहले संधारित्र के ऋणात्मक पट्टी को दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टी से, तथा दूसरे संधारित्र की धनात्मक पट्टी को तीसरे संधारित्र को धनात्मक पट्टी से जोड़ेंगे। मतलब कहने का अर्थ, फिगर आपको दिखा देते हैं। तो इस प्रक्रिया क्या कहेंगे, मतलब ऐसे समझिए, कैपेसिटर है, इसका पट्टी जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा, फिर अगला वाला पट्टी इसके साथ जुड़ेगा, और ये सब जुड़ेगा एक बैटरी से। तो ये श्रेणी को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। उसी चीज़ को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र को एक समान आवेश प्रवाहित होता है। अब देखिए यहाँ पर आवेश क्यों समान होगा, देखिए यहाँ पर, अब देखिए बोल क्या रहा है, इस प्रकार के संयोजन में सभी संधारित्र के साथ एक समान आवेश प्रवाहित होती है। तो इसमें आवेश क्यों समान प्रवाहित होगा, देखिए जब इधर से आवेश डालेंगे तो ये इसमें जाएगा, इसमें भी डालेगा, इसमें भी जाएगा, मतलब जितना इसमें उतना ही इसमें और उतना ही इसमें जाएगा। लेकिन इसी में अगर विभवांतर की बात करें, ये जो भी है वो अलग अलग होगा। तो प्रत्येक संधारित्र के लिए अक्रॉस विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्यों, इसका भी फिर इसमें भी अलग जाएगा, इसमें भी अलग जाएगा, इसमें भी अलग जाएगा, और इसमें भी अलग जाएगा। मतलब सभी में भी अलग अलग जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो संधारित्र श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान प्रवाहित होता है और वोल्टेज अलग अलग। इसी का उल्टा अगर करेंगे हम समांतर क्रम में, तो वहाँ पर आवेश अलग अलग जाएगा और वोल्टेज समान रूप से जाएगा सभी में। आप यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे आते हैं। अगला हमारा क्या आता है, पैरेलल कम्बिनेशन, जिसको क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम ऑफ संयोजी क्रम, समांतर क्रम में सजाना। पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जब दो या दो से अधिक संधारित्र को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी संधारित्र का धन प्लेट बैटरी के धन ध्रुव से तथा ऋण प्लेट ऋणात्मक, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर जो बैटरी रहेगा, यहाँ पर जो एक संधारित्र लगा रहेगा, वो इधर जो बैटरी रहेगा तो वो इधर ऋणात्मक अगर है, ये नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव वाला पोलैरिटी से, और इधर जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला से जुड़ा रहेगा, फिर इसी के बीच में रहेगा, फिर इसी के बीच में, उस प्रकार से। तो यहाँ पर फिगर में आउट क्या हुआ है, तो देखिए यहाँ पर क्यू चार्ज अलग अलग होगा। देखिए इसमें यहाँ से तो चार्ज क्यू आया, ठीक, तो जब इसमें चार्ज क्यू गया तो ये चार्ज यहाँ पर जाकर के बंट रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, बात हुआ ना अलग अलग। तो यहाँ पर चार्ज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन वोल्ट तो यहाँ पर सभी के अक्रॉस सेम ही जाएगा, पूरा में वोल्टेज क्या होगा, समान होगा। इससे पहले जब श्रेणी क्रम था तो उसमें आवेश, क्योंकि जो इसमें गया वही निकल के इसमें जाएगा, वही निकल के इसमें जा रहा था श्रेणी क्रम में, उसी का उल्टा हो जाता है यहाँ पर समांतर क्रम में। अब यहाँ तक समझ में आया। तो वोल्टेज इसमें सेम रहेगा, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, इसमें वोल्टेज सेम रहेगा,
क्यू डिफरेंट रहेगा, उसमें वोल्टेज अलग था, क्यू सेम था। अब इसके बारे में चित्र में दिखाया गया, चित्र में C1 C2 C3 संधारित्र वाले 3 संधारित्र को भी विभवांतर वाली बैटरी से जोड़ा गया है, जिसे समांतर क्रम में जोड़ा गया है। माना कि सभी संधारित्र के समतुल्य धारिता Cp है, तो Cp बराबर इसका क्या होता है, तो Q बराबर क्या होता है Cv, इससे पहले पढ़ा है। तो Q बराबर क्या होता है, Cv है ना, पढ़ा का है ना। Q बराबर क्या होता है, Cv होता है, सेम टू सेम। तो Q बराबर Cp, P क्यों लिखे, तो ये निकालना है, फाइनल ये होगा। तो Q1 के लिए Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब सभी समेशन का यहाँ पर लग रहा है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। समझ में आ रहा है आपको। और सभी को ऐड करेंगे तो फिर इधर फिर C1 C2 C3 आ जाएगा, और V तो सब में सेम रहा, तो V से V कैंसिल आउट, तो C बराबर क्या होता है श्रेणी क्रम में, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। बट ये अगर सॉरी समांतर क्रम में ये हो गया, समांतर क्रम में ये हो गया, बट इसी का उल्टा होता है आपको सीरीज में। उसमें क्या होता है Cp बराबर उसमें होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये चलता है उसमें, इसमें ये चलता है, उसमें वो चलता है। आई होप ये क्लियर समझ में आया होगा। चलिए यहाँ तक हो गया। अब आता है यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज कोई ज़्यादा चीज़ है नहीं। व्हीटस्टोन ब्रिज कहने का अर्थ होता है इसमें 5 आवेश जो रहेगा ना, इसमें 5 को संधारित्र जुड़ा रहेगा, तो उसका कुछ अलग मकसद उसको बनाने का ये फॉर्म है। जब कोई क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्म में करने पर वो बहुत आसान हो जाता है बनना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में जो बीच में कैपेसिटर लगा रहता है ना, वो निगलेक्ट हो जाता है, तो उसी चीज़ को जानते हैं। यदि C1 इंटू C4 बराबर C2 इंटू C3 हो जाए, तब बिंदु B तथा बिंदु D का विभव एक समान हो जाता है और विभवांतर 0 हो जाएगा। और विभवांतर जब 0 हो जाएगा तो C5 से कोई आवेश प्रवाह नहीं होगा। इस स्थिति में C5 नग्न माना जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। कहने का अर्थ है कि इस प्रकार से कोई फिगर बनेगा, इस प्रकार से बनेगा, और ये यहाँ पर चार्ज है ये, तो ये जो है ना इसके साथ मल्टीपल कर लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीपल लिया, और दोनों जब बराबर होगा तो इससे कोई धारा प्रवाहित इससे कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ से कोई आवेश प्रवाहित नहीं होगा, इसमें कोई वोल्ट नहीं जाएगा। और वोल्ट नहीं होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, कैपेसिटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य मान लेंगे। तो जब कैपेसिटर का वैल्यू शून्य मान लेंगे तो इसके बीच से में जो लगा हुआ तो वो हट जाएगा, और जब ये बीच से हट गया तो सिंपल बात है ना। अब इसको सॉल्व करने में आसान होगा कि ये दोनों कौन सी क्रम में हो गया, ये दोनों हो गया सीरीज में, फिर ये दोनों फिर कौन सी में हो गया सीरीज में, फिर ये दोनों सीरीज से मिलकर के पैरेलल में आ जाएगा, ये दोनों फिर यहाँ से तो पहले सीरीज में लाएंगे, फिर सीरीज से एक बन जाएगा, फिर इन दोनों को सीरीज में तोड़ेंगे तो एक बन जाएगा, और फिर ये दोनों पैरेलल में आ गया, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो व्हीटस्टोन ब्रिज से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होता है। अगला आता है क्वेश्चन यहाँ से, BBI है, किसी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करना। कौन सी के लिए, किसी संधारित्र के लिए ऊर्जा घनत्व का व्यंजक प्राप्त करना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो किसी संधारित्र के प्रति एकांक आयतन में संचित एनर्जी यानी संचित ऊर्जा घनत्व कहलाता है। यानी किसी संधारित्र में प्रति एकांक आयतन पर जो ऊर्जा रहेगा उसी चीज को क्या कहता है, ऊर्जा घनत्व कहते हैं। उसी चीज को एकांक पे होगा, एकांक आयतन पे। तो वी नो डेट U बराबर क्या होता है, हाफ CV। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव में इतना भी पूछ लेता है कि ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो हाफ CV भी होता है। अब देखिए यहाँ पर संधारित्र की संचित ऊर्जा निकालना है C, तो 1/2 तो 1/2 रहेगा, और C का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। C का वैल्यू क्या रखेंगे, AE0/D। अब AE0/D कैसे आएगा, तो AE0/D जो है ना, ये एरिया और डिस्प्लेसमेंट नीचे में दे दिया, तो इसे आपको पता होगा Q बराबर क्या होता है, CV। तो V बराबर क्या हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा, तो Q/V हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो उसको एरिया फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब आता है यहाँ से जो कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, देख लीजिए। इतना तो C बराबर इतना निकाल दे, वैसे ही तो V बराबर E/D दे दिया, E बराबर V/D। यहाँ तक तो समझ में आ गया। V/ क्या आ गया, D। तो कैपेसिटर पे एरिया के लिए क्या हो जाएगा, कैपेसिटर के लिए एरिया के लिए क्या हो जाएगा, आयतन जो आता है, आयतन क्या होता है, A/D होता है ना, A/D। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, A हो गया। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए वोल्टेज की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये पुट कर देंगे। ये जो दिया है V से निकलेगा यहाँ से V बराबर
तो भी जब इसको पुट करेंगे और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे, जैसे ही वैल्यू निकालेंगे यू, ये तो यू है, फिर इसको तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद देखिए कितना आएगा, फाइनल में आपका आंसर इतना आ जाएगा। और यही क्या कहलाता है विद्युत गणित। बट इतना ट्राई करने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको 2 मार्क में पूछेगा तो यहाँ तक भी आप कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि फैक्ट पॉइंट डालिए, इसमें फैक्ट पॉइंट डालिएगा तभी नंबर उठेगा। फिजिक्स और वैसा चीज़ है। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से पता है पूछ देता है, संधारित्र के प्रति आयतन की ऊर्जा ही उसका क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। अब ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है बहुत ही। जब किसी परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से संधारित्र की पट्टी के बीच रखा जाएगा, ये क्या किया यहाँ पर, क्या बोला यहाँ पर, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को आंशिक रूप से संधारित्र पट्टी के बीच, एक संधारित्र था ये, अब इस पट्टी के बीच में एक मतलब इसके बीच में एक क्या रखेंगे हम, कोई पदार्थ रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ, तब उसका क्या निकालना है, संधारित्र। तो कैसे निकालेंगे देखिए, जब परावैद्युत संधारित्र के दोनों पट्टियों के बीच रखी जाती है तब उसकी धारिता बढ़ जाती है। इसका धारिता ऑब्वियसली, क्योंकि ये निग्लेजिबल चार्ज होगा, पहले जैसे वैसे रखेंगे, ये तो इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसको रख देंगे। जैसे ही न्यूट्रल रखे तो ये अट्रैक्ट मतलब ये पॉजिटिव सीधा फोर्स निकालना और शुरू होगा, तो इस पर कोई चार्ज जनरेट होगा, जिसके कारण यहाँ पर पोलैरिटी उत्पन्न होगा। और उससे इसके संधारित्र में क्या होगा, इसकी संधारिता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। संधारित्र नहीं, धारिता इसकी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पट्टी बीच में हवा के यहाँ पर जब उसकी तब धारिता उसकी क्या हो, बढ़ जाएगा। दोनों पट्टियों के बीच हवा माध्यम की दूरी d-t है, पूरा d है तो हवा को घटा देंगे, d-t बचेगा। विद्युत क्षेत्र E है। इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ वाले माध्यम की चौड़ाई t के लिए विद्युत क्षेत्र E0, t के लिए विद्युत क्षेत्र E0। अब देखिए तो कुल विभवांतर क्या होता है, एरिया प्लस डाइलेक्ट्रिक मतलब दूसरा माध्यम जो है, तो पहले वाला का भी कितना हो जाएगा, तो E इंटू d-t, और दूसरे वाला का तो t था, E इंटू टी। अब यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, E का वैल्यू यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा रखा है, एरिया के फॉर्म में जो तोड़ देते हैं उसके लिए, E0 अपॉन E प्लस इसका भी, क्योंकि उस पर टोटल कितना आ जाएगा, तो टोटल आने के लिए E0 होता है, तो ई नेट जो होगा ना वो सिग्मा, क्योंकि एरिया पे फैलेगा और अपन में E0 हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर होता है ए अपन क्यू अपन ए होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपन ए, एरिया जो होता है वो। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर इसको पुट करेंगे और पुट करने के बाद इसका वैल्यू इतना आ जाएगा। तो क्यू बराबर फिर क्या होता है, सी भी, तो फिर सी बराबर क्या होगा, क्यू अपन भी, और फिर भी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। जैसे भी का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से सी प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से उस पर डिपेंड करेगा एल का मान किस पे डिपेंड होगा, एल का मान 0 होगा या एल का मान 2, 3 कुछ भी होगा, या मैक्सिमम या मिनिमम, तो वो अलग अलग केस पे है। अब ये भी क्वेश्चन आता है भी बराबर, क्या कहते हैं भी बराबर नहीं, वीवीआई इंपॉर्टेंट है। यदि दोनों पट्टियों के बीच एल टी मोटाई वाला कोई मेटल धातु रख दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगी, तो उसका धारिता क्या हुआ था, अभी तो तुरंत निकाले थे ना, यही ना उसका धारिता हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, वन डी ग्राफ ऑफ जनरेटर। वन डी ग्राफ ऑफ जनरेटर क्या होता है, ये बहुत आसान है। आप लोग के गांव में मशीन और होगा, सुने होंगे। तो आज के ज़माने में तो ऐसा नहीं है, पहले मशीन उस टाइप का आता था कि वहाँ पर बहुत सारा पट्टी और लगा रहता था, कुंडली लगा, तो उससे फीता और जोड़ा रहता था, जिसके कारण वहाँ पर आवेश उत्पन्न होता था, और उससे उसको ज़मीन पर रख देते ताकि वो न्यूट्रल होता था। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे इसमें, तो आइए पहले सुनते हैं। बोल रहा है इसका निर्माण पहले कौन किया था उसके बारे में देख लेते हैं। 1931 ईस्वी में R.J. वान डी ग्राफ ने एक जनित्र का निर्माण किया, जिसके द्वारा लाखों या इससे भी अधिक वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न किया जा सकता है। ये जो उत्पन्न किया था एक मशीन, जो 10 लाख से भी ज़्यादा मतलब वोल्ट का वोल्ट उत्पन्न कर सकता था, जिसका नाम इन्होंने क्या रख दिया, वान डी ग्राफ ऑफ जनरेटर। अब इसका विधि क्या मतलब ये काम किस प्रकार से करता है, तो लिखा है इस जनित्र के एक बहुत बड़ा विद्युत रोधी कवर लगा के अंदर मशीन बनाया जाता है। मतलब विद्युत रोधी जिसके ऊपर में कोई विद्युत नहीं लगे, उसके अंदर में एक मशीन बनाया जाता है जो पृथ्वी से संपर्कित रहता है, पृथ्वी पर रखा हुआ रहता है, और इसके अंदर एक ऊपर गोलीय चालक स्पेडिकल रखा गया है, जिसके नीचे फीता से बंधे होते हैं
जो निजी फीता से बंधे होते हैं, दो पुल्ली P1 और P2 फिक्स किया गया है। घिरनी P1 के पास एक मशीन लगा रहता है जो P1 को घुमाता रहता है। इस विद्युत मोटर के द्वारा P1 को घुमाया जाता है, जिससे P2 भी साथ साथ घूमता है। घिरनी P1 के पास एक फुहार कंघी C1 रहता है, जिससे लाखों की वोल्ट का उत्पन्न होता है। और जो वहाँ पर जुड़ते जाएगा वो वोल्ट धन आवेश की फुहार P1 के पास दिया जाता है, जो फीता के माध्यम से P2 तक पहुँचता है। P2 के पास संलग्न कंघी पर C2 उन सभी धन आवेश को गोले के अंदर संलग्न करता है और यह सभी आवेश गोला के बाहर फैलने लगता है। हम लोग जानते हैं कि किसी गोले को आवेशित करने पर उनके विभव में वृद्धि होने लगता है। ऑब्वियसली ये विभव में वृद्धि होगा ही। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, जिसके कारण से वहाँ पर लाखों वोल्ट उत्पन्न हो जाता है, जिससे मशीन गर्म हो जाएगा और मशीन सीज करने का चांस बनता है। तो उसी लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके ज़मीन में वही अर्थिंग लगाते हैं। तो गोलीय चालक के अंदर अधिक आवेश जमा होने के कारण विस्फोट होने का खतरा रहता है। इसी से बचने के लिए विसर्जन नली डी लगा रहता है, जो पृथ्वी से संपर्कित रहता है। इसके माध्यम से कुछ धन आवेश पृथ्वी में आ जाते हैं और वो वहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। देख लीजिए इसका फिगर को देखते हैं। यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P1 है। अब देखिए, और यहाँ पर एक फीता से बंधा हुआ है और यहाँ पर एक C1 है और इधर C2 है ऊपर में। अब देखिए, तो यहाँ से ये P1 से फीता से घूम करके ऊपर जाएगा और ये इसमें स्टोर होगा। C2 में क्या हो जाएगा, C2 में जाएगा और C2 के माध्यम से यहाँ पर ये स्टोर शुरू होता है। क्या होगा, यहाँ पर स्टोर होना शुरू होगा। अब स्टोर जिससे होगा तो ये क्या करेगा, ये स्टोर जब होगा यहाँ पर, तो ये मशीन है, अंदर में मशीन है तो मशीन तो गर्म होगा ना। बहुत ज़्यादा वोल्ट अगर इसके अंदर में हो जाए तो मशीन गर्म हो जाता है ना। जैसे फ़ोन को बहुत देर चलाता है, फ़ोन गर्म हो जाता है ना। तो उसमें भी एक सेंसर लगा रहता है जो सांस लेता है। उसी प्रकार से इस मशीन में तो ऐसा सेंसर नहीं था, इसलिए हम क्या किए, इसको एक पृथ्वी से संपर्कित कर देते, ताकि इसके बाहर में जो चार्ज होगा ना एक्स्ट्रा, वो पृथ्वी से जाकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाए, मतलब न्यूट्रल हो जाए। इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, वन डायग्राफ ऑफ जनरेटर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। तो वन डायग्राफ ऑफ जनरेटर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगला आता है धारा। यहाँ से आपका कैपेसिटर्स कंप्लीट होता है। कैपेसिटर यहीं पर कंप्लीट होता है। कंप्लीट ये हो गया, कैपेसिटर कंप्लीट हुआ। अब स्टार्ट होता है आपका कौन सा, करंट। करंट से भी क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा पार्ट करंट का बचा हुआ है, उस पार्ट को भी देख लीजिए। आइए करंट के बारे में देखते हैं। करंट क्या है, विद्युत धारा। पहले विद्युत धारा क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, आवेश की कौन सा आवेश, लेकिन धनात्मक आवेश, कुल धनात्मक आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आई होप समझ में आ गई ये विद्युत धारा। फिर क्या है, विभवांतर के कारण आवेश की प्रवाह होती है। किसके कारण होती है प्रवाह, विभवांतर के कारण आवेश की प्रवाह होती है, जिसमें उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च से निम्न की ओर, किधर से उच्च से निम्न की ओर होता है। धन आवेश की प्रवाह होती है। उच्च से निम्न किस आवेश की, धन आवेश की। इसी प्रकार से निम्न आवेश से उच्च आवेश की ओर इलेक्ट्रॉन की प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन किधर से, इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की तरफ, लेकिन आवेश किधर से, निम्न से उच्च। ये होता है निम्न से, ये होता है उच्च से निम्न की तरफ। आवेश उच्च से निम्न की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की तरफ होता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर विद्युत धारा उसी दिशा में प्रवाहित होते हैं जिस दिशा में धनात्मक आवेश की प्रवाह होती है। धनात्मक आवेश जिस दिशा में, अगर धनात्मक आवेश इस दिशा में है ना, तो विद्युत धारा जो प्रवाहित होगा तो वो भी इसी दिशा में प्रवाहित होगा। तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में होता है। विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन की, अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगता है, विद्युत धारा जाता है। अब विद्युत धारा तो आई से सूचित किया जाता है, धारा का आई से सूचित किया जाता है, और यह अदिश राशि है। तो विद्युत धारा कैसा राशि है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा को दिशा और परिमाण प्रतिवर्ग पर भी यह त्रिभुज के योग का नियम का पालन नहीं कर पाता है। इसको डायरेक्शन है, सुने होंगे, जिसमें डायरेक्शन रहता है और मैग्नीट्यूड रहता है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। बट वो एक लो को फॉलो करना, जिसको कहते हैं ट्रायंगल लो। ट्रायंगल लो को जो फॉलो करता है वही होता है क्या, सदिश राशि है। बाद बाकी हो जाता है अदिश। फिर देखिए, यदि किसी चालक dt समय में उसके किसी भाग में Q आवेश है तो प्रवाहित होता है, तब वहाँ पर विद्युत धारा, तो I बराबर Q इंटू
आई बराबर क्या होता है, अरे हम डायरेक्ट यहीं पर आ जाए, यहाँ पर देख लीजिए पहले, विद्युत बराबर क्यू अपॉन टी हो गया। तो आवेश की प्रवाह की दर हो गया। आवेश की प्रवाह की दर को भी क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपको एक सिलिंड्रिकल टाइप का है। अब इसमें धारा प्रवाहित कर दी आई, तो ए से धारा को प्रवाहित, तो चार्ज क्यू था कुछ समय के लिए डी टी। आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक होता है कूलाम पर सेकेंड। क्या होता है, कूलाम पर सेकेंड। विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम पर सेकेंड ऑब्जेक्टिव है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत धारा की दिशा धनात्मक आवेश की प्रवाह की दिशा में होता है, इसलिए यह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। अब एक एम्पियर को कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 एम्पियर क्या है परिभाषित करने के लिए, तो सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। बोल रहा है यदि चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब उस चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा 1 एम्पियर कहलाता है। जब 1 सेकंड में केवल 1 एम्पियर धारा प्रवाहित होगा ना, जब 1 सेकंड में मतलब 1 कूलाम आवेश में जब 1 सेकंड में, तो वही लिखा है, जब किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, तब प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाता है, 1 एम्पियर कहलाता है। तो 1 एम्पियर क्या कहेंगे, जब 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा तो वहाँ पर 1 एम्पियर उत्पन्न होता है, तो उसी क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है। वी नो डैट। आप जानते हैं कि आई बराबर क्यू बाई टी होता है, तो क्यू का वैल्यू 1 और टी का वैल्यू भी 1, दोनों कट करके आई बराबर 1 एम्पियर। ठीक, फिर विद्युत धारा एक मूल राशि है। विद्युत धारा एक मूल राशि है, इसका मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा एक प्रकार का मूल राशि है और इसका क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। चलिए आगे आते हैं। अब यहाँ पर आता है धारा घनत्व से क्वेश्चन आता है। धारा घनत्व क्या है, एकांक अनुपृष्ठ परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को क्या कहा जाता है, धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व किसे कहेंगे, एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से होकर बहने वाली धारा को धारा घनत्व कहा जाता है। धारा घनत्व को जैसे डिनोट किया जाता है। अब यदि और यह क्या है, यह एक सदिश राशि होता है। यह क्या होता है, सदिश राशि होता है। दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है और इसकी भी धारा क्या इसके दिशा में होता है, विद्युत धारा की दिशा में होती है। यह एक सदिश राशि है, साथ में धारा विद्युत धारा की दिशा में होती है। अब देखिए ये एक फिगर आउट किया हुआ है, इधर से एक धारा प्रवाहित हो रहा है। दिखाए गई चित्र में यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से होकर बहने वाली धारा उसका व्यंजक प्राप्त करना है, तो इधर धारा हो गया, तो किसी एरिया से बड़ा होगा तो धारा घनत्व बराबर होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए होता है। एरिया से ही बहेगा ना, इसीलिए तो जे बराबर, इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। जे बराबर क्या होता है, आई अपॉन ए। और इसका मात्रक क्या होता है, सॉरी मात्रक यूनिट पूछा है ना, तो आई अपॉन ए, तो मान निकाल लीजिए यहाँ से, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। तो धारा घनत्व का मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और बीमा ये याद कर लीजिएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग या अनुप्रवाह वेग दो ही। तो जब किसी चालक को बैटरी स्रोत से जोड़ा जाता है, तब चालक के अंदर मौजूद सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के एक ही दिशा में गति करने लगता है। तब उन सभी इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहा जाता है। कैसा वेग होता है, अपवाह वेग होता है। कब, जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई चालक होगा ना, उस चालक को बाहर कोई और स्रोत से जोड़ देंगे, तब उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन रहता है। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, मतलब गति करने लगता है। और वो गति जो होता है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उन सभी इलेक्ट्रॉन के औसत, वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा तो उन इलेक्ट्रॉन का औसत वेग को ही क्या कहेंगे, अनुगमन वेग कहेंगे। अब समझ में आया होगा। फिर बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में आकर इलेक्ट्रॉन गति प्राप्त कर लेता है, आयनों से टकराते रहते हैं, जिससे में लगा समय क्या लगाता है, उसमें जो समय लगता है, इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगता है। इसको टकराने में जो समय लगता है उसे बोलता है श्रांति, इसे बोलते हैं क्रांति काल। श्रुति नहीं, इसे बोलते हैं क्रांति काल। ठीक, अनुगमन वेग को VD से सूचित किया जाता है। अब अनुगमन वेग या विभवांतर, अनुगमन वेग तथा विभवांतर में रिलेशन। तो V नॉट एक फार्मूला पहले ही पढ़े थे, V बराबर क्या होता है, U प्लस AT होता है। ये 11th का फार्मूला है। V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। तो इनिशियल वेलोसिटी और V फाइनल वेलोसिटी होता है।
बी फाइनल और यू इनिशियल हो गया, तो बी बी और इसको फाइनल में बी बराबर क्या होगा, बी डी बराबर ए टी, ए टी, ए का वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, ई फोर्स बराबर जो होता है ए, कौन सा ए, यहाँ देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, बी बराबर जो है ए टी है, तो यहाँ पर ए कौन सा, ये फोर्स के लिए जो एक्सलेशन है वो एक ए है, तो अब बराबर क्यू इंटू ई भी होता है, तो अब बराबर एम ए बराबर क्यू ई अपॉन, मतलब ई छोटा ई अपन बड़का, छोटका ई इंटू बड़का ई अपन में मास होता है। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। फिर देखिए बी डी बराबर, फिर यहाँ से उसको पुट करेंगे, पुट करने के बाद वैल्यू निकालेंगे सब कुछ। उसके बाद ये भी रिलेशन देख लीजिए, रिलेशन बिटवीन द डिप्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अब डिप्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक करंट में कुछ रिलेशन पूछ रहा है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कि दिखाए गए चित्र में चालक की लंबाई एल है, दिखाए चित्र है उसमें लंबाई कितना है, एल है। दिखाए गए चित्र में लंबाई, चालक की लंबाई एल है, इस और इसे विभवांतर देने के बाद चालक के धन सिरे से ऋण सिरे की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित हो जाता है। इन सभी इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अनुगमन या व्यावेग कहा जाता है, जिसे विधि से सूचित किया जाता है। देखिए ये नीचे इलेक्ट्रॉन के सिरे एक दूसरे से जुड़े रहने पर लगा समय, तो टी बराबर एल अपॉन, ये क्या होता है, एल अपॉन बी डी, तो एस बराबर यू टी प्लस एस बराबर यू टी, हाफ ए टी टाइम तो ले लेंगे, तो यहाँ पर एल बराबर बी डी इंटू टी। यहीं तक, इसमें और कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। अब ये भी क्वेश्चन आ जाता है मोबिलिटी क्या होता है, तो मोबिलिटी जान लीजिए। जब किसी चालक में विभवांतर लगाया जाता है, तब चालक के अंदर सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रवाह के कारण विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता है। तब ये किस दिशा में, विद्युत क्षेत्र नहीं, उसके विपरीत दिशा में गति करने लगता है। इस स्थिति में सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग तथा विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहा जाता है, यानी कि मोबिलिटी कहा जाता है। मोबिलिटी को म्यू ई से डिनोट किया जाता है। तो यदि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र ई तथा अनुगमन में बी डी हो, तब उसका रिलेशन, तो मोबिलिटी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी डी अपॉन ई। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप लिख दीजिएगा, 2 मार्क में क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। अब ओम्स नियम, तो आई होप ये जो इससे हम पहले यहाँ तक पढ़े हैं, तुम्हारा ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है किस चीज़ का, ये पार्ट हो गया आपका इलेक्ट्रिक करंट का, लगभग पार्ट कंप्लीट होने वाला है, बस थोड़ा सा पॉइंट पड़ जाए इलेक्ट्रिक करंट का। अगला क्या है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, पढ़े होंगे। नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उनके दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। इसमें जो क्या प्रवाहित होता है, इसमें जो धारा प्रवाहित होता है वो इसके विभवांतर के सीधा समानुपाती होता है। तो आई जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी के होता है। तो भी बराबर पढ़ेंगे, भी बराबर आई इंटू आर, तो ये समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो आर लाएंगे। फिर अर्थात किसी चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर तथा उसके प्रवाहित विद्युत धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। तो एक फिगर बना देंगे इस प्रकार से, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी करेंगे। फिर उस क्वेश्चन को, उस समानुपाती नियतांक हटाएंगे और वहाँ पर आर लाएंगे, तो ये आपका रेसिस्टेंस यहाँ से बन जाएगा। तो भी बराबर आई इंटू आर होता है। आर जहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है, आर क्या है, समानुपाती नियतांक है, और जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, दूसरे भाषा में क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जो भी अपॉन आर होता है। अब हम का नियमन का सत्यापन भी पूछ लेते कभी कभी। कब, फ्रॉम डेप्थ वेलोसिटी से, अनुगमन वेग से, रिलेशन बिटवीन टू डेप्थ वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस से ये आया था, v बराबर ई वी अपॉन एल एम अपॉन इंटू टी। रिलेशन बिटवीन द डेप्थ वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, तो उसमें ये ड्रा हुआ था। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे, तो जो कटने वाला होगा उसको कर देंगे, जो जुड़ने वाला उसको हमको निकालना तो आई है ये। तो यहाँ से ये एल अपॉन एम इंटू एन ई ए, तो इसमें से जो कटता है, कोई कटने वाला तो है नहीं, जो नहीं कटेगा, तो ये जो निकला है ये हमको आर के बराबर देता है, यही। तो यहाँ से आई इंटू डायरेक्ट प्रोसेस इतना, तो भी बराबर आई इंटू आर, यहाँ से ओम्स लॉ सिद्ध होता है। ये क्वेश्चन मान लेंगे इसको, और जब ये क्वेश्चन होगा तो भी यहाँ पर आई सिर्फ बचा ना, तो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका हो गया, आर का। तो भी बराबर फिर क्या लिखेंगे, आर इंटू आई। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
अब अगला आता है रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी जिसको कहते हैं प्रतिरोधकता। जब किसी चालक में विभवांतर लगाया जाता है, चालक में क्या लगाएंगे, विभवांतर, तब उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई तथा धारा जे के अनुपात को रेसिस्टिविटी कहते हैं, यानी कि प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। इसे दूसरे भाषा में विशिष्ट प्रतिरोध कई बार पूछा गया 2 नंबर का। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, और इसे रो से डिनोट किया जाता है। तो रो बराबर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई अपॉन जे, और इसको रखेंगे, ई का वैल्यू रख देंगे V/L और आई का जे का वैल्यू आई अपॉन ए, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसका वैल्यू यहाँ पर रो का वैल्यू आ जाएगा आपको, रो बराबर किधर गया, और जो कटने वाला है कटेगा, नहीं कटने वाला तो बचेगा जो भी। इसको सॉल्व कर लेगा, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। ओम मीटर होता है किसका मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से आपको ड्राइव करके रो बराबर ये फॉर्मूला ड्राइव R/A/L होता है। प्रतिरोधकता किसी चालक का खास गुण होता है जो चालक को टुकड़े किए जाने पर भी नहीं बदलता है। इसी प्रकार से मैग्नेटिक का होता है। तो प्रतिरोधकता का अपना एक खास गुण होता है, जिसको कई टुकड़ों काट देंगे ना, फिर भी इसमें अपना खास गुण रहेगा ही। जैसे मैग्नेट को तोड़ दीजिएगा, कितनों पार्ट में तोड़ दीजिए, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा ना, तो उसको कहीं भी कभी लो पदार्थ रखेंगे तो अट्रैक्ट कर जाएगा। तो वही इसमें भी होता है उसी बेस से। 1 मिनट। चलिए, यहाँ तक हम पढ़ लिए थे, प्रतिरोधकता हो गया हमारा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी, जब किसी छड़ की लंबाई को वृद्धि या उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल में वृद्धि हो तब उसके आयतन को नियत रखते हैं, तो चालक में प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। सब कुछ नहीं है, ये भी क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, तो 36 × 10⁵ जूल होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेगा, इसलिए हम ये लिख लिए थे। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होता है वो रेडिएशन नहीं, यहाँ पर कुछ एक संकेत होता है, बी का वैल्यू कितना होता है, तो इसको याद करने का फॉर्मूला होता है इसका, 1 से लेकर के शायद इसमें 7 होगा, ये 10, हाँ टोटल 10 होता है। तो इसको याद रखने का है BB ROY ग्रेट आगे क्या है, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। इसका ये ट्रिक हो गया कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, कोई दिक्कत नहीं, अब वो याद हो जाएगा। और इसका एक यहाँ से होता है, इसका समानार्थक अंक जो होता है वो कैसे होता है, तो ब्लू का कितना होता है 0, कत्थई कलर का कितना होता है, पहले ब्लैक का 0, कत्थई कलर जो होता है उसको क्या कहते हैं 20 से होता है, एक अलग कलर होता है। तो इसका ध्यान रखिएगा ना, ब्लैक और ब्लू को छोड़ करके एक 20 है और कोई नाम आता है, ध्यान में नहीं आ रहा है, जिसको हिंदी में कहते हैं कत्थई कलर, तो उसका 1 होता है, फिर रेड का 2, इसका 3, और वो सब का ये दशमलव गुणांक है। इस पर क्वेश्चन कुछ अजीब सा आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, सिल्वर में कितना %, तो 5, गोल्ड में 5%, सिल्वर में 10, और नॉन कलर में कितना होता है 20। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आप बता देते हैं, ये क्वेश्चन है, दिखाएगी चित्र में एक कार्बन A है, B है, C है और D है, 4 गो। तो पहला वाला पीला, फिर एक पीला है, दूसरा नीला है, तीसरा लाल है और चौथा सुनहरा है। अब देखिए, तो पहला को तो वैसे रखेंगे, पहला वाला कितना होता है नीला वाला का होता है 4, देख लीजिए। फिर पीला वाला का 4 होता है, नीला वाला का 6 होता है, और फिर लाल वाला का देख लीजिए कितना होता है। तो लाल वाला का क्या देखेंगे, लाल वाला का देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, देखिए पहले वाला का ये देखेंगे, ये पहला ये लिखेंगे, फिर दूसरा में यही लिखेंगे, तीसरा अगर 4 रहा है तो 4 गो रहेगा, तो एक बार इसको, फिर इसको और अंतिम में इसको लिखते हैं लास्ट वाला में। अगर 5 गो रहा, 3 गो इसको, फिर एक बार 4 गो इसको, 3 गो इसको, एक बार इसको, फिर इसको, 5 गो हो जाता है। इस प्रकार से देखिए 4 नंबर में है ऑरेंज कलर, जिसको क्या कहते हैं
देख लीजिए 4 में कौन सा कलर है, येलो। येलो मतलब क्या होता है, पीला। तो 4 लिखे यहाँ पे, येलो मतलब 4, पीला। फिर नीला 6 होता है, नीला का देख लीजिए, नीला के ऊपर में देख लीजिएगा 6 होता है। फिर लाल का सेकंड पार्ट से लेंगे तो गुना 10 के पावर 2 होता है लाल का। और फिर प्लस में सुनहरा मतलब होता है गोल्डन, गोल्डन कलर का 5%, वही हो गया। देख लीजिए लाल का क्या होता है, रेड का। तो पहले जो होता है ना 2 अंक तक समस्थानिक नियतांक लिखा, समर्थांक नियतांक लिखा जाता है। अगला जो 2 होता है उसमें से 1 को दशमलव गुणांक लेते हैं, और अंतिम वाला में त्रुटि सीमा मतलब जो उसमें नॉन कलर रहता है वो वाला पार्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यहाँ से कलर पटी क्वेश्चन आगे बना लीजिएगा, ये 2 मार्क में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी। समझ में आ गया होगा। कलर कोड कंप्लीट हो गया आपका। अब कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का भी 2 कम्बिनेशन होता है। तो सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है समांतर क्रम संयोजन। कौन कौन होता है, एगो सीरीज में, एगो होता है समांतर में। तो पहले दोनों को क्या होता है, सीरीज का ये प्रतिरोध का संयोजन। तो जब 2 या 2 से अधिक रोध को जोड़ा जाता है, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, प्रतिरोध का संयोजन कहा जाता है। प्रतिरोध का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक समांतर क्रम संयोजन, एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन जिसको कहते हैं सीरीज कम्बिनेशन, एक होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में क्या कहेंगे, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान धारा प्रवाहित होगा। धारा क्या होना चाहिए, समान प्रवाहित होना चाहिए तथा सभी विभवांतर और सभी का विभवांतर अलग अलग होना चाहिए। तो इसको हम क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक, इस प्रकार से संयोजन में पहले प्रतिरोध को दूसरे प्रतिरोध किनारे में, दूसरे प्रतिरोध को पहले किनारे में, तथा इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध को तीसरे किनारे में। तो इसमें मतलब ऐसे पहला के साथ हो गया तो दूसरे किनारे में, दूसरा हो गया तीसरे के साथ किनारे में। तो इसमें जो है ना, यहाँ पर भी जुड़ जाएगा, तो इसमें जो करंट सेम जाएगा, इसमें उतना ही, इसमें मतलब इन दो सभी में क्या होगा, धारा जो प्रभावित होगा समान रूप से प्रभावित, लेकिन वोल्ट जो है ना सबके अलग अलग होगा। ठीक, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देख लीजिए इसका फिगर बना दिया हुआ है। फिगर में एक R1 लिया है, दूसरा एक रेसिस्टेंस R1, दूसरा R2, तीसरा R3, और इन सभी में आई जा रहा है करंट। तो सब में सेम ही करंट जाएगा, जितना इधर से जाएगा इनपुट जितना देंगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। फिर वोल्टेज होगी यहाँ से, फिर दिखाए चित्र में वही सब लिखा हुआ है। दिखाए चित्र में 3 को क्या है, 3 को प्रतिरोध R1, R2, R3, और उसके क्रॉस में एक भी विभवांतर जोड़ दिया गया है जो बैटरी है, और इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है, वही सब लिखा हुआ है। और एस बराबर फिर आप जानते हैं आई बराबर फिर एक समान आई सब में सेम ही जाएगा, और भी क्या होगा, अलग अलग जाएगा। तो भी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अब फिर यहाँ पर आता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पैरेलल कम्बिनेशन जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा गया है कि प्रत्येक में प्रतिरोध का धारा का मान अलग अलग हो तथा विभवांतर एक समान प्रभावित हो, उसे क्या कहते हैं, समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, देख लीजिए यहाँ से करंट आई गया, इसमें करंट क्या गया, आई। तो इसमें इधर भी जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, कुछ इधर जा रहा है, तो यहाँ पर बढ़ रहा है ना, तो आई डिपेंड जाएगा, और वोल्टेज सब में सेम रहेगा। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, आई अलग अलग होता है। सीरीज में क्या होता था, सीरीज में वोल्टेज सेम होता था, और सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता था, और आई सेम होता था। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए आई बराबर जितना करंट इसमें जा रहा है, I1 + I2 + I3 सारा करंट, तो आई बराबर क्या होता है, V/RP, जो फाइनल उसमें निकलेगा इसका R। तो V/R1 + V/R2 + V/R3, सारे यहाँ पर V से फिर V कट जाएगा, R बराबर 1/1 + 1/2 + 1/R3। बट इसी के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए सीरीज कम्बिनेशन में, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा R बराबर वो डायरेक्ट होता है R1 + R2 + R3। ये होता है सीरीज कम्बिनेशन में, और ये होता है समांतर क्रम संयोजन में RP, मतलब फाइनल रेसिस्टेंस। चलिए थैंक, यहाँ तक भी कंप्लीट हो गया आपका ये पार्ट भी। अब थोड़ा सा बच गया, लास्ट पे जाइए। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में हम वही बात है सेम टू सेम, ये जो है ये और इसको मल्टीपल कर लीजिएगा, फिर इसको और इसको मल्टीपल कीजिएगा, इन दोनों को मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल जब बराबर होगा तो इससे धारा प्रवाहित नहीं होगा। इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं। अब ये भी समझ में आ गया होगा।
अगला है यहाँ पर, अगला हमारा बैटरी स्टार्ट होगा। तो आई होप ये लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट करते हैं।